हमारी कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जो अपनी रेड मोटरसाइकिल पर तेजी से रोड पर दौड़ रहा है। अचानक उसका फोन बजता है और वो उसे जल्दी से पॉकेट से निकालकर आंसर करता है। वो अपने आप को वोंग हान बताता है और दूसरी तरफ एक औरत कहती है कि वो उसकी बच्ची को एक्सपेक्ट कर रही है। हमारे हीरो को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो कॉल काट देता है। बिना ज्यादा सोचे वो फिर से अपनी राइड पर फोकस करता है और ट्रैफिक में अपनी स्किल्स दिखाता है जैसे कोई प्रो हो। कुछ ही देर में वो शॉप के पास पहुंचता है अपनी ऑर्डर्स लेने। वहीं उसे कुछ बातें सुनाई देती हैं तो वो अपने एक चबी कोवर्कर से पूछता है कि वो क्या मंबल कर रहा है। कोवर्कर समझाता है कि सू फैमिली की बेटी सबसे अमीर आदमी के बेटे से शादी करने वाली है। वो लड़की की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसका फियांसे सिर्फ अगली नहीं है बल्कि पूरा प्रॉब्लम है। तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने फोन पर उस औरत का फेस देखता है जो उसे स्ट्रेंजली फेमिलियर लगता है। वो कोवर्कर से फोन छीनकर पिक्चर को ध्यान से देखता है। फिर उसे याद आता है कि यही वो ड्रंक लड़की है जिसने एक बार उसे अप्रोच किया था। इसके साथ ही उसकी अर्लियर वाली फोन कॉल समझ में आती है और उसे लगता है कि ये प्रैंक नहीं था। 1 महीने पहले की फ्लैशबैक शुरू होती है, जहां वही लड़की एक होटल के हॉलवे में डिजी महसूस कर रही है और शक करती है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। वो इतनी कंफ्यूज्ड है कि रूम नंबर्स भूल जाती है और गलत दरवाजे पर पहुंच जाती है। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ देखकर सोचती है कि कहीं उसने उसे लॉक करना भूल तो नहीं दिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट उस वक्त अकेले ड्रिंक कर रहा था, अपनी लाइफ को सोचते हुए। वो कंप्लेन करता है कि उसकी ऑरा बहुत इंटेंस है, इसलिए वो डिलीवरी ड्राइवर बन गया। तभी सू फैमिली की हैरिस उस रूम में स्टंबल करती है और उसके बिस्तर पर गिर पड़ती है। वो पूछती है कि वो कौन है और मदद के लिए कहती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा है। हमारा लड़का शर्म से लाल हो जाता है, उसकी खूबसूरती में पूरी तरह कैप्चर्ड हो जाता है। लड़की उसके करीब आती है और फिर से हेल्प मांगती है, जबकि वो सोचता है कि कहीं ये सब सपना तो नहीं है। उसे याद आता है कि उसने उस दिन बेडशीट्स को कितना टाइटली पकड़ रखा था। फिर मेमोरी फेड होती है और कोवर्कर पूछता है कि वो पिक्चर को लेकर इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों है। उसका चबी कोवर्कर उसे टीज करने लगता है कि वो फिर एक ओवर एग्जैजरेटेड कहानी गढ़ रहा है। बाकी कोवर्कर्स भी हंसने लगते हैं क्योंकि वो पहले भी आर्म्स डीलर से लेकर ट्रस्ट फंड किड बनने तक की बातें कर चुका है। वो पूछते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट आदमी फूड डिलीवरी क्यों कर रहा है, लेकिन हमारा लड़का सिगरेट जलाता है और कहता है कि वो समझ नहीं पाएंगे। तभी एक बहुत फैंसी रेड स्पोर्ट्स कार डिलीवरी सेंटर के सामने आती है। डिलीवरी गाय की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, पूरी तरह शॉक होकर लग्जरी राइड को देखते हुए। कुछ सेकंड में कार का डोर खुलता है और एक हाई हील वाली एलिगेंट फुट बाहर आती है। सभी को हैरानी होती है जब वो देख पाते हैं कि कार से उतरी औरत कोई और नहीं बल्कि सू फैमिली की हैरिस है। उस लड़की की सुंदरता देख सभी डिलीवरी गाइज मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनके आंखों में लिटरल हार्ट्स दिखते हैं। फिर एक लड़का समझ पाता है कि ये वही लड़की है जो पहले पिक्चर में थी। सब चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि हैरिस वहां क्या कर रही है। वो लड़की सीधे वोंग हान के पास आती है और पूछती है कि उसने उसके कॉल्स क्यों नहीं उठाए। उसके कोवर्कर्स हैरान रह जाते हैं कि ये लड़का उसे जानता भी है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सिगरेट बुझाकर शांति से पूछता है, क्या बात है? बिना समय गवाए लड़की बताती है कि वो बच्चे की उम्मीद कर रही है और बेबी उसका है। सभी लोग दंग रह जाते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्या उन्होंने ठीक सुना कि वो हान का बच्चा लेकर है। हमारा लड़का लड़की से पूछता है कि क्या वो पूरी तरह श्योर है कि मिस्टेक्स तो नहीं हुई। लड़की गंभीर होकर उसे कहती है कि हॉस्पिटल चलो। वो कहती है कि कार में आओ और उसके कोवर्कर्स उसे रोकते हुए चिल्लाते हैं, खड़ा मत रह, चल पड़। हमारा हीरो तय करता है कि वो चलेगा और मैनेजर से कहने के लिए किसी कॉलीग से कवर कराता है। जैसे ही वो कार में बैठता है, वे तेजी से शहर की सड़कों पर निकल पड़ते हैं। कार के अंदर हमारे लड़के की शक की हालत बनी रहती है और लड़की पूछती है कि क्या वो सच में सोचता है कि उसने कोई झूठ बनाया होगा। सीरियस लुक के साथ वो कहता है कि अगर बच्चा उसका होगा तो दोनों की जिम्मेदारी वो लेगा। ये सुनकर सू फैमिली की हैरिस गाड़ी चलाते हुए उसे देखती है। लड़की उसकी बात पर हंसती है और पूछती है कि वो डिलीवरी ड्राइवर की सैलरी में ये जिम्मेदारी कैसे लेगा। हमारा लड़का अपने सीट में झुकता है और कहता है कि उसकी कमाई ईमानदारी वाली है, कोई दिक्कत नहीं। लड़की उसे याद दिलाती है कि वो सू फैमिली से है, लेकिन हमारा हीरो कहता है कि उसे इस स्टेटस की कोई परवाह नहीं। उसकी बात से नाराज होकर लड़की अचानक ब्रेक्स मार देती है। गाड़ी जोर जोर से रुकती है और हमारे प्रोटैगनिस्ट का माथा सीधा विंडशील्ड में लग जाता है। वो गुस्से में चिल्लाता है कि उसने ये जानबूझकर किया, लेकिन लड़की बस सू फैमिली की बात करती रहती है। कुछ देर बाद लाल कार एक बड़े हॉस्पिटल के सामने रुकती है।
लड़की गाड़ी से उतरती है और हमारा लड़का उसके पीछे हॉस्पिटल में जाता है। लड़की उसे चेतावनी देती है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बातें छोड़ दे, क्योंकि अगर उसके परिवार को पता चला तो मुश्किल में पड़ जाएगा। लेकिन हमारा लड़का आग में झुलसते हुए कहता है कि अगर बच्चा उसका होगा तो जिम्मेदारी लेगा। वो उसे इग्नोर करके कहती है कि अंदर आओ ताकि ये जल्दी खत्म हो सके। दोनों चुपचाप हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलते हैं और हैरिस उसे कहती है कि वहीं इंतजार कर। हमारा लड़का हैरान होता है जब पता चलता है कि वे सर्जरी रूम के सामने हैं और पूछता है कि यहां क्यों हैं। सू फैमिली की हैरिस जवाब नहीं देती, बस कहती है कि वो अंदर जा रही है। हमारा लड़का पूरी तरह शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता। वो उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि क्या वो सीरियस है। लड़की कहती है कि वो उनकी सपोर्ट नहीं कर सकती, लेकिन हमारा लड़का अड़ा रहता है कि पैसे की कोई बात नहीं है। तभी एक नर्स आती है और सूकी का प्रोसीजर शुरू करने को कहती है। हमारा लड़का उसका कंधा पकड़ता है, लेकिन लड़की का मन पहले ही तय है। हैरिस दूर निकल जाती है और ऑपरेटिंग रूम में चली जाती है, हमारे प्रोटैगनिस्ट को पीछे छोड़ते हुए। कॉरिडोर में अकेला खड़ा होकर वो पावरलेस महसूस करता है, कुछ करने की ताकत नहीं। ऑपरेटिंग रूम के अंदर लड़की गरनी पर लेटी होती है और डॉक्टर तैयारी कर रहे होते हैं। उसकी एक्सप्रेशन से साफ दिखता है कि वो इस प्रोसीजर को करना नहीं चाहती। डॉक्टर सिरिंज तैयार करता है और बताता है कि सब जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर भी वो मान जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन आखिरी सेकंड में उसका हाथ उठता है और उसकी आंखों में चमक दिखती है। वो डॉक्टर से रुकने को कहती है। बाहर हमारा लड़का निराश सा इंतजार करता है, सोचता है कि अगर लड़की बच्चा नहीं चाहती तो वो कुछ नहीं कर सकता। अचानक डोर खुलती है और उसकी हैरानी के लिए वो ऑपरेटिंग रूम से बाहर आती है। उसका प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसे पहचान लेता है। वो जल्दी उसके पास जाता है और पूछता है कि कैसा महसूस कर रही है। लड़की कहती है कि वो थकी हुई है और रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसकी कार से घर छोड़ दे। हमारा लड़का बिना झिझक मंजूर कर लेता है और गर्व से कहता है कि वो कुछ भी चला सकता है, यहां तक कि फाइटर जेट भी। इसके साथ दोनों हॉस्पिटल छोड़कर निकल पड़ते हैं और वो रेड स्पोर्ट्स कार चलाता है। जब वो एक फैंसी नेबरहुड से गुजरते हैं तो उसके फोन की घंटी बजती है। वो कॉल उठाता है और पूछता है कि सामने वाली पार्टी क्या चाहती है। अंत में उसे बताया जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट उसकी ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद वे एक बड़े मैंशन पर पहुंचते हैं और हमारा लड़का उसे बताता है कि वे पहुंच गए हैं। वो लड़की ठीक लगती नहीं, वो बताती है कि वो घर पहुंची है और कहती है कि वो चली जाए ताकि उसका परिवार उसे न देख पाए। लेकिन हमारा लड़का कहता है कि वो कमजोर लग रही है और उसे दरवाजे तक अकम्पनी करना चाहता है, पर लड़की उसकी हेल्प को अस्वीकार कर देती है और कहती है कि वो उसकी बातों में मत पड़। जैसे ही हमारा लड़का विदा लेने के लिए हाथ हिलाता है, लड़की का हील अनइवन जमीन पर घूम जाता है। वो चिल्लाती है और गिरने लगती है, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट सब देख रहा होता है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और फोकस्ड होकर उसका सहारा बनता है। एक ही पल में वो उसे गिरने से बचा लेता है। हमारा लड़का उसे क्लमजी कहता है, लेकिन लड़की अनॉयड होकर पूछती है कि उसने क्या कहा था। तो हमारा लड़का दोबारा रिपीट करता है। सू फैमिली की हैरिस हमारी कहानी के लड़के की जैकेट को कसकर पकड़ती है। वो प्रोटैगनिस्ट की बाजू को पिंच करती है। इसके बावजूद हमारा लड़का पीछे नहीं हटता। वह मौका पाकर उसे पकड़ लेता है। फिर उसे प्रिंसेस कैरी में उठाकर शिकायत करता है कि उसका पिंच बहुत जोर का था। फिर सीन शिफ्ट होता है हैरिस फैमिली के विशाल मैंशन के अंदर। अंदर जाकर वह उसे सोफे पर बिठाता है और उसके घायल एंकल का इलाज करने के लिए घुटने टेक देता है। लड़की कहती है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है और उसे जाने को कहती है, लेकिन हमारा लड़का इत्तेफाक नहीं करता और कहता है कि उसे हिलना बंद करना चाहिए। तभी हील्स की आवाज बड़े कमरे में गूंजने लगती है। अचानक दरवाजा खुलता है और दोनों लिविंग रूम में अचानक पकड़े जाते हैं। दरवाजे पर हैरिस की मां और उसकी सबसे अच्छी दोस्त आती हैं और उस संदिग्ध स्थिति पर सवाल करती हैं कि यहां क्या हो रहा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और बताता है कि लड़की ने अपना एंकल ट्विस्ट कर लिया है। झगड़ा टालने के लिए लड़की कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और सिर्फ मदद करने आया है। ये सुनकर हमारा लड़का पूरी तरह चौंक जाता है और चुप हो जाता है। सूकी की मां भी हैरानी में चिल्लाती है कि क्या वो डिलीवरी लड़का सचमुच उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। मां चिल्लाकर पूछती है कि उस कमरे में क्या चल रहा है। फिर वह हमारे लड़के की तरफ इशारा करती है और पूछती है कि ये डिलीवरी लड़का कौन है। सूकी बस गंभीर चेहरा बनाकर चुप रहती है। फिर लड़की कहती है कि यह सिर्फ मजाक था और लड़के ने सिर्फ उसके एंकल में मदद की थी। उसकी मां याद दिलाती है कि वह कुन फैमिली में शादी कर रही है और कोई गलती नहीं कर सकती।
हमारा प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि डिलीवरी ड्राइवर होने में क्या बुरा है। लड़की उसे वर्थलेस कहती है और कहती है कि अगर वह सोचता है कि कभी उसकी बेटी के साथ होगा तो सपने देखना छोड़ दे। ये सुनकर हमारा लड़का गुस्से से भर जाता है। अधिक ड्रामा से बचने के लिए लड़की उसे धन्यवाद कहती है और जाने को कहती है। हमारा लड़का मुड़कर निकलने लगता है, जबकि हैरिस की दोस्त उसे देखती रहती है। माँ दोस्त को कहती है कि लड़की को उसके कमरे में ले जाकर लड़के के कदम जहां थे वहां साफ कर दे। बेडरूम में दोस्त पूछती है कि उसका उस डिलीवरी ड्राइवर के साथ क्या रिश्ता है। दोस्त कहती है कि माँ को तो झूठ बोला जा सकता है, लेकिन उसे नहीं, क्योंकि उसने देखा है कि वह लड़के को कैसे देखती है। बिना हिचकिचाए सूकी अपनी दोस्त को बताती है कि वह हमारे लड़के का बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है। ये सुनकर दोस्त पूरी तरह शॉक और डिसबिलीफ में है। दोस्त पूछती है कि क्या वह सचमुच ऐसा कह रही है और क्यों डिलीवरी ड्राइवर के साथ, लेकिन लड़की कहती है कि वो ज्यादा पी गई थी और ये हादसा था। लड़की सवाल करती है कि इसे कून फैमिली से कैसे छुपाएगी, लेकिन सू कहती है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया है और बच्चा रखने वाली है। इस पर दोस्त पागल हो जाती है और चिल्लाती है कि उसने अपनी दिमाग खो दिया है। लड़की बताती है कि उसने उस लड़के से बात की है और उसने पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा किया है। दोस्त उसे याद दिलाती है कि वह सू फैमिली से है और डिलीवरी ड्राइवर के पास उसके लिए कुछ नहीं है। वो कहती है कि वह खुद इसे संभालेगी और पूछती है कि दोस्त वापस क्यों आई। लड़की बताती है कि उसका दादा एक इवेंट के लिए आया था और वह उसके साथ आई। सूकी की दोस्त को एक आइडिया आता है। वह सूकी को बताती है कि उसे एक विचार आया है। वह सुझाव देती है कि लड़की कहे कि डिलीवरी ड्राइवर ने जबरदस्ती की, लेकिन उसे ये आइडिया बिल्कुल बुरा लगता है। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं हमारा प्रोटैगनिस्ट अकेले नेबरहुड की सड़कों पर चलता हुआ। वो शिकायत करता है कि इस फैंसी क्षेत्र में कोई टैक्सेस नहीं है। तभी एक काली कार उसके पास आती है, जिसे देखकर वो सस्पिशियस हो जाता है। कार से एक बूढ़ा आदमी सूट में उतरता है और हमारे लड़के को नमस्ते करता है, जबकि वॉन्ग मास्टर बस देख रहे होते हैं। बूढ़ा आदमी बताता है कि वह उसे शाम के ऑक्शन इवेंट में ले जाने आया है। हमारा लड़का याद करता है कि उसके दादा ने उस इवेंट का जिक्र किया था। वो कहता है कि उसे शावर लेना है और फैंसी पार्टी के लिए नए कपड़े पहनने हैं। काली लिमुजीन तेजी से शहर की सड़कों पर चलती है। कुछ समय बाद वे एक बैंक्वेट हॉल पहुंचते हैं, जहां अमीर और महत्वपूर्ण लोग जमा हैं। अब हमारा लड़का एक एलिगेंट सूट पहने हुए है। हमारा लड़का वहां मौजूद लोगों की संख्या देखकर काफी प्रभावित होता है। अचानक एक परिचित आवाज उसका नाम लेकर बुलाती है और वह मुड़कर देखता है कि कौन है। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब पता चलता है कि वह सूकी की दोस्त है, जो उसे पहचान लेती है। वह उससे पूछती है कि क्या वह भी किसी वेटर की तरह काम करता है। हमारा लड़का मना करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसे बोलने नहीं देती। धैर्य खोते हुए वह हमारे प्रोटैगनिस्ट की सूट की आस्तीन पकड़ती है और उसे एक प्राइवेट कोने में ले जाकर अकेले में बात करने लगती है। वह उसे चेतावनी देती है कि सूकी उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और धमकी देती है कि अगर वह बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा तो पछताएगा। हमारा लड़का दंग रह जाता है, क्योंकि उसने समझा था कि सू ने गर्भपात करा लिया था। उसकी दोस्त चिल्लाकर कहती है कि उसने बच्चे को रखने का फैसला किया है, जिससे हमारा लड़का पूरी तरह स्टंड हो जाता है। वह सोचता है कि क्या सच में उसने कल अस्पताल में कोई प्रक्रिया नहीं करवाई थी। गुस्से में लड़की फिर से धमकी देती है कि अगर वह भागने की कोशिश करेगा तो उसे पछताना पड़ेगा। इसे साबित करने के लिए वह अपने हाई हील से उसके पैर पर ठोकर मारती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट दर्द से चिल्लाता है, जबकि लड़की वहां से चली जाती है। तभी मंच पर एक आदमी अनाउंस करता है कि ऑक्शन इवेंट शुरू होने वाला है। हमारा लड़का सोचता है कि उसे यहां जल्दी से काम खत्म करना होगा, ताकि वह उसे ढूंढ सके और सारी कहानी समझ सके। तभी एक सूट और ग्लासेस पहनी महिला आती है और उसे वॉन्ग मास्टर कहते हुए स्वागत करती है। वह खुद को उसकी असिस्टेंट लू यू बताती है और कहती है कि प्रेसिडेंट लिन ने उसे भेजा है। हमारा लड़का कहता है कि ऑक्शन शुरू होने वाला है और उसे मुख्य हॉल में आने को कहता है। अचानक कोई हॉल में घुसता है और माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। सामने एक एक्स्ट्रा अनाउंस करता है कि आज रात का प्रमुख प्रोजेक्ट पहले ही क्यून फैमिली ने क्लेम कर लिया है। वह आदमी अपनी मूंछें घुमाते हुए सबको सम्मान दिखाने को कहता है। वह खुद को क्यून फैमिली का कुनले बताता है और धमकी देता है कि जो भी सहयोग नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। हमारा लड़का पूछता है कि वह आदमी कौन है। असिस्टेंट बताती है कि वह उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगी है। लड़का तंज करता है और पूछता है कि क्या यह सोचता है कि वह उससे मुकाबला कर सकता है, लेकिन असिस्टेंट चन फैमिली की योजना समझाती है।
उसे याद आता है कि उसके कोवर्कर ने सूकी के फियांसे के बारे में बुरा बोल रखा था और वह समझ जाता है कि वह उसी फैमिली का सदस्य है। गंभीर स्वर में हमारा लड़का पूरी स्थिति समझ जाता है। मंच पर ऑक्शनियर लॉट तिरेपन के लिए बोली लगाने की घोषणा करता है, जो सबसे ज्यादा मांग वाला प्रोजेक्ट है। कुनले बिना देरी किए अपने पैडल उठाकर 5 अरब की बोली लगाता है। दर्शक इस ऊंची बोली से चौंक जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी क्यून फैमिली को चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट पूरी शांति से अपना पैडल उठाता है और 6 अरब की बोली लगाता है। भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। सोचते हैं कि यह कौन पागल है जिसने क्यून फैमिली को इस तरह चुनौती दी है। लोग फुसफुसाते हैं कि यह लड़का खुद अपनी मौत चाहता है और चुन फैमिली इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। कुनले हमारी लड़के की हिम्मत से नाराज होकर गुस्से में खड़ा होता है और चिल्लाता है कि यह लड़का कौन है और क्या वह लड़ाई चाहता है। वह अपने गुंडों के साथ खड़ा होकर कहता है कि इस शहर में उसका परिवार ही राज करता है। फिर वह हमारे लड़के की कॉलर पकड़कर कहता है कि कोई भी जो चाहे वह नहीं लेता। वह 900 मिलियन की बोली लगाता है और धमकी देता है कि अगर हमारा लड़का आगे बढ़ा तो उसे अंजाम भुगतना होगा। हमारा लड़का उसकी धमकियों को तुच्छ समझकर ठंडी हंसी निकालता है और पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। आत्मविश्वास से वह अपना पैडल उठाता है और 1 अरब की बोली लगाता है। कुनले अपना गुस्सा नहीं रोक पाता और लड़के पर झपटता है, मुक्का मारने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा लड़का तेज होता है और एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर लगाता है। प्रभाव से कुनले पीछे फिसल जाता है और हमारा लड़का पूछता है, इतना ही है तेरी पूरी ताकत? सभी गुंडे लड़के पर टूट पड़ते हैं जबकि उनका बॉस जमीन पर पड़ा है। उसने बिना समय गंवाए कुर्सी फेंक दी। उनमें से एक समझ जाता है कि लड़के से उलझना सही फैसला नहीं था। त्वरित और सटीक मूवमेंट में वह एक और गुंडे को धराशायी कर देता है। जमीन पर पड़ा कुनले गुस्से में चिल्लाता है कि क्या लड़का सच में उसे निपटाना चाहता है। लड़का उस तरफ मुड़ता है और कहता है कि जो चोट खाने वाला है वही है। फिर वह उस पर छलांग लगाता है जो जमीन पर हताशा से चीखा रहा है। शक्तिशाली वार के साथ वह कुनले के सीने पर प्रहार करता है और जोरदार आवाज से हॉल गूंज उठता है और इस तरह कुनले पूरी तरह जमीन पर बेहोश हो जाता है। लड़ाई के बाद हमारा लड़का दर्शकों की तरफ देखा और पूछता है, क्या कोई और बोली लगाने वाला है? ऑक्शनियर पूरी तरह भयभीत होकर चुपचाप स्थिति देख रहा है और पूरा हॉल खामोशी में डूबा है क्योंकि कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। ऑक्शनियर हकलाते हुए कहता है कि कोई और बोली नहीं है। हमारा लड़का अपनी असिस्टेंट से पेपर वर्क संभालने को कहता है क्योंकि उसे एक जरूरी काम निपटाना है। वो असिस्टेंट एक आलीशान कमरे में एक बूढ़े आदमी से बात कर रही होती है जो सोफे पर बैठा है। लड़की उससे पूछती है कि दादाजी ने उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया कि उसने ऑक्शन मिस कर दिया। गंभीर लुक में दादाजी कहता है कि जब वह व्यक्ति आए तो कोई बेवकूफ़ी भरी बात न करे क्योंकि वह उसे नहीं जानता। लड़की सोचती है कि ऐसा कौन महत्वपूर्ण इंसान होगा जो दादाजी को इतना सावधान बना दे। एक सूट में आदमी उन्हें बताता है कि ऑक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन क्यूनी फैमिली ने वह प्रोजेक्ट नहीं जीता। आश्चर्यचकित लड़की विश्वास नहीं कर पाती कि उन्होंने हारा और सोचती है कि किसे हिम्मत हुई उनके खिलाफ खड़ा होने की। उसके दादा कहते हैं कि जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे वह आ चुका है। लड़की सोचती है कि वह कितना एरोगेंट है। वह दादा को बताती है कि वह बाहर जाकर अपनी दोस्त नानून को कॉल करेगी। हॉल में चलते हुए वह सोचती है कि क्यूने फैमिली कुछ समय तक सू फैमिली के साथ सहयोग नहीं कर पाएगी। फोन पर व्यस्त लड़की अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट की छाती से टकरा जाती है। वह उससे चिल्लाती है और उसे बदबूदार डिलीवरी बॉय कहती है। पूछती है कि फिर से वही क्यों है, लेकिन वह बिना ध्यान दिए दूर चली जाती है और अपनी दोस्त को बताने फोन करती है कि उसके पास जरूरी खबर है। तभी लड़की का दादा उठता है और तुरंत आते हुए हमारे लड़के का अभिवादन करता है। हमारा लड़का कहता है कि उसने अपना काम निपटा लिया है और पूछता है कि वह लड़की कौन थी। बूढ़ा आदमी उसे अपनी पोती बताता है जो यंग मास्टर की बहुत प्रशंसक है और उससे मिलने आई है। वह बताता है कि चुन और सू परिवार के बीच की शादी स्थगित हो गई है हमारे लड़के की वजह से। हमारा लड़का जिज्ञासु होकर पूछता है कि सूकी का जीवन कैसा है और क्या उसके पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड था। बूढ़ा आदमी कहता है कि सू परिवार सख्त है और लड़की का कभी कोई प्रेमी नहीं रहा। मुस्कुराते हुए हमारा लड़का सब समझ जाता है। तभी अचानक उसका फोन बजता है। वह देखता है कि सू से कॉल आया है। वह फोन उठाता है और लड़की कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है। हमारे लड़के से मिलने की सहमति मिलती है। हमारा लड़का बूढ़े आदमी को अलविदा कहता है, लेकिन दादा पोती की बात फिर से उठाना चाहता है तो वह कहता है
कि बाद में। लड़की एक पार्क की बेंच पर बैठी है, उदास चेहरे के साथ अपने हालात पर विचार कर रही है। थोड़ी देर बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी मोटरसाइकिल पर निर्धारित जगह पहुंचता है। वह उसे बैठे हुए देखता है और पीछे रुक जाता है। हमारा लड़का उसके पास बैठता है और कहता है कि चिंता मत कर, वह उसका साथ देगा। लड़की उसे देखती है और पूछती है कि क्या उसके पास वाकई इतना साधन है उन्हें सहारा देने का। आत्मविश्वास के साथ हमारा लड़का उसे गले लगाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं करेगा। लड़की उसकी कलाई पर महंगी घड़ी की ओर इशारा करती है और पूछती है कि क्या वह जानता है इसकी कीमत कितनी है। हमारा लड़का उस मॉडल और सही कीमत बताता है। वह पूछती है कि उसे घड़ी खरीदने के लिए कितने साल डिलीवरी ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ेगी। वह उसे भरोसा दिलाता है कि पैसे कोई समस्या नहीं है और वह बच्चे को पूरी शांति से पाल सकती है। अचानक उसका फोन फिर से बजता है और वे पल उनके पल को तोड़ देता है। कॉल में उसकी मां है जो उसे वापस आने को कहती है क्योंकि उसका फियांसे शादी की बात करने के लिए इंतजार कर रहा है। लड़की हमारे लड़के से कहती है कि उसे घर ले चलो और वह मुस्कुराते हुए सहमत हो जाता है। हमारा लड़का अपनी मोटरसाइकिल की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह ऊपर बैठ जाएं ताकि वे चल सकें। शहर की सड़कों पर तेजी से चलते हुए दोनों ट्रैफिक के बीच से होकर गुजरते हैं। लड़की हमारे लड़के की पीठ से सटी है और अपनी आंखें बंद कर इस पल का आनंद ले रही है। वे तेज गति से भीड़ भरी सड़कों से गुजरते हैं। मालपुर पहुंचे हमारा लड़का मोटरसाइकिल पार्क करता है और लड़की को दरवाजे तक लेकर जाता है। प्रवेश द्वार पर लड़की अपनी मां से कहती है कि वह आ गई है और हमारा लड़का उसके साथ खड़ा होता है। उसकी मां गुस्से में पूछती है कि वह कहाँ थी क्योंकि उसका फियांसे इंतजार कर रहा था। लड़की शांतिपूर्वक जवाब देती है कि वह नेबरहुड में थोड़ी पैदल घूमने गई थी। औरत सवाल करती है कि उसने अपने साथ कोई क्यों लाया है और क्या उसे आने वाली शादी याद है। सोफे पर बैठा आदमी उससे मिलकर अभिवादन करता है और बताता है कि वह क्यून फैमिली का माना जाने वाला फियांसे है। सूकी बीच बचाव करती है और कहती है कि बात को टाल दो क्योंकि कोऑपरेशन डील अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन फियांसे इसे नजरअंदाज करता है और कहता है कि यह मामूली बात है, वे पहले शादी कर सकते हैं। वह सोचता है कि पहले वह उसे अपने बिस्तर तक ले जाएगा, फिर उसकी परिवार की मदद के बारे में सोचेगा। मां बताती है कि च्यूनी परिवार उन्हें मदद के लिए 1 अरब देने वाला है, लेकिन लड़की उसे बात रोकने को कहती है। दृढ़ निश्चय के साथ सूकी पूरी स्पष्टता से कहती है कि वह उससे शादी नहीं करेगी। फियांसे और उसकी मां इस अचानक घोषणा से पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। वह हमारी कहानी के लड़के की बाजू पकड़ती है और कहती है कि वह पहले ही उसके बच्चे की मां है। मां बेजुबान रह जाती है, उसकी आंखें डिसबिलीफ से खुली हुई हैं। वह बेटी पर चिल्लाती है कि वह सिर्फ डिलीवरी बॉय है, लेकिन लड़की और समय मांगती है। मां चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी बेटी में कोई शर्म नहीं है और उसे थप्पड़ लगाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन हमारा लड़का उस औरत की कलाई पकड़ लेता है और थप्पड़ से रोकता है जो उसकी महिला के लिए था। वह पूछता है कि डिलीवरी ड्राइवर होने में क्या गलत है और क्या उसने परिवार को कोई नुकसान पहुंचाया है। लड़का सवाल करता है कि क्या अपनी बेटी को मुनाफे के लिए बेचना असली शर्म की बात नहीं है। औरत चिल्लाती है कि गंदे डिलीवरी बॉय, उसे तुरंत छोड़ दे। फियांसे गुस्से में सूकी की तरफ इशारा करता है और उनके साथ रहने के लिए उसके बारे में गाली देता है। क्रोधित फियांसे कहता है कि डिलीवरी ड्राइवर के साथ धोखा खाकर उसने कसम खाई है कि वह हमारा लड़का खत्म कर देगा। बिना किसी सोच के हमारा लड़का उस आदमी के चेहरे पर एक शक्तिशाली थप्पड़ मारता है। असर से वह आदमी फर्श पर गिर जाता है। लड़का कहता है कि वह उसकी बच्ची की मां है और पूछता है कि उसे कौन हक देता है उसकी महिला को अपमानित करने का। जमीन पर पड़ा फियांसे गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि वह उसे परिणाम भुगताने के लिए मजबूर करेगा। फिर वह कॉफी टेबल से भारी एशट्रे उठाकर हमला करता है और चिल्लाता है कि वह उसे खत्म कर देगा। फियांसे हाथ में वस्तु लेकर आगे बढ़ता है। हमारा लड़का स्मित दिखाते हुए लड़की से कहता है कि वह उसके पीछे रहो और वह मान जाती है। बिना किसी प्रयास के हमारा लड़का वार को चकमा देता है। फिर वह फियांसे के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारता है जो प्रभाव से पीछे फिसल जाता है। जमीन पर पड़ा फियांसे हमारे लड़के की ओर गुस्से से देखता है जो उसकी महिला को छूने की हिम्मत के लिए उसे डांटता है। हमारा लड़का उसके ऊपर चढ़ता है और कहता है कि वह उसे एक सबक सिखाने वाला है। बिना समय गंवाए वह उसकी चेहरे पर मुक्कों की बरसात करता है जो दर्द से चिल्लाता रहता है। मुंह सूजा हुआ आदमी मदद के लिए चीखता है, लेकिन थप्पड़ पड़ने से पहले ही कोई चिल्लाता है कि रुक जाओ।
अचानक एक वृद्ध पुरुष अपने समर्थकों के साथ आता है और पूछता है कि कौन है जो इस तरह व्यवहार करने की हिम्मत करता है। हैरान लड़की उसे अपने दादा के रूप में पहचानती है और सोचती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। दादा के समूह कमरे में प्रवेश करते हैं, जबकि फियांसे बुरी हालत में जमीन पर पड़ा है। गंभीर लुक में दादा बताता है कि उसने कमरे में हुई पूरी बहस सुनी है। फिर वह अपनी पोती से पूछता है कि क्या यह सच है कि वह डिलीवरी बॉय से गर्भवती है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ लड़की बिना हिचकिचाहट अपनी गर्भावस्था की पुष्टि करती है। परिवार में घबराहट फैलती है और दादा चिल्लाता है कि बच्चा हटा देना चाहिए क्योंकि वे क्यून परिवार को नाराज नहीं कर सकते। फियांसे कहता है कि भले ही बच्चा हटाया जाए, पर वह अब उसे चून परिवार में स्वीकार नहीं करेगा। लड़की के पिता निराश होकर कहते हैं सू परिवार उसके कारण खत्म हो जाएगा। लड़की चुप्पी साधे दुखी एक्सप्रेशन के साथ परिवार की कड़ी बातों को सुनती है। सूकी चिल्लाकर सबको तुरंत बहस रोकने को कहती है। वह अच्छा महसूस नहीं करती और बेहोश होने लगती है। हमारा लड़का उसे पकड़ता है और कहते हुए उसे डरने को नहीं, वह उसे दूर लेकर जाएगा। फिर वह उसे अपनी बाहों में उठाता है, जबकि उसका पिता गुस्से में चिल्लाता है कि डिलीवरी बॉय उसे छोड़ दे। एक तिरस्कार भरे लुक के साथ हमारा लड़का सवाल करता है कि क्या वह अब खुद को इंसान भी मानता है या नहीं। फिर वह मुड़ता है और उस जवान लड़की को अपनी बाहों में लेकर हवेली से बाहर जाने लगता है। उसकी माँ बाप उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लड़का फर्नीचर को उनके तरफ फेंक देता है। फिर वह घोषणा करता है कि वह सुखाई को लेकर जा रहा है और पूछता है कि क्या किसी को इसमें कोई दिक्कत है। जवान लड़की के परिवार वाले पूरी तरह से हैरान और चुप हैं। दादा और दूसरे रिश्तेदार भी हक्के बक्के हैं, समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, क्योंकि कोई जवाब देने की हिम्मत नहीं करता। वह बस पलटता है और उसे लेकर हवेली छोड़ देता है। कुछ देर बाद वे हमारे लड़के के लग्जरी बिल्डिंग के अपार्टमेंट पर पहुंचते हैं। वहां वह धीरे से उस लड़की को सोफा पर रखता है ताकि वह आराम कर सके। उसी समय उसकी पर्स से एक आईडी कार्ड गिर जाता है। हमारा लड़का झुकता है और वह कार्ड उठाता है। उसे पता चलता है कि आज उसका जन्मदिन है और सोचता है कि उसका कोई परिवार वाला उसे याद तक नहीं कर सका। फिर हमारा लड़का फैसला करता है कि वह उसे दिखाएगा कि वह उसके लिए क्या कर सकता है। 20 मिनट बीत जाते हैं और सूखी अपार्टमेंट के सोफे पर आराम करती रहती है। अंत में वह जागती है और कंफ्यूज होकर सोफे पर बैठती है, समझ नहीं पा रही कि कहाँ है। तब हमारा लड़का एप्रन पहनकर आता है और उसे खाने का बाउल ऑफर करता है। वह बताता है कि उसने उसके लिए एक स्पेशल फेस तैयार किया है। उसकी खाने की खुशबू सुनकर जवान लड़की मंत्रमुग्ध हो जाती है और हमारा लड़का अपनी कुकिंग स्किल्स की शान करता है। सुखी हंसते हुए कहती है कि क्या वह थोड़ी देर के लिए ब्रैक करना बंद कर सकता है। फिर वह टेबल पर बैठने के लिए कुर्सी खींचती है। फिर हमारा लड़का असली सरप्राइज बताता है, उसके लिए एक बर्थडे केक। चेहरे पर मुस्कान लेकर वह कहता है हैप्पी बर्थडे। लड़की पूरी तरह से चौंक जाती है और भावुक हो उठती है। पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि आज उसका जन्मदिन है। टेबल पर बैठा हमारा लड़का पूछता है सरप्राइज कैसा लगा, और उसे सोचते हुए छोड़ देता है। आंसुओं भरी आंखों के साथ वह उसकी इस जेस्चर से छू जाती है। हमारा लड़का फिर उसके सिर पर कंधा रखता है रोने के लिए और शेख ही मारता है कि यहां तक कि सुपर मॉडल्स भी इस कंधे का इस्तेमाल नहीं कर पाती। लड़की हंस पड़ती है, उसकी कोशिश को मजाकिया मानते हुए। हमारा लड़का फिर उसे उस खाने को ट्राई करने का इनविटेशन देता है जो उसने खास मौके के लिए बनाया है। वह खाने की सराहना करती है और कंफर्म करती है कि खाना वाकई बहुत टेस्टी है। टेबल पर कई तरह के व्यंजन रखे हैं जो हमारे लड़के की मेहनत दिखाते हैं। फिर वह लड़की से पूछता है कि वह अपनी इच्छा जरूर मांगे, जिससे वह अपनी आंखें बंद कर केंद्रित हो जाती है। खुशी के इस पल के बाद हमारा मुख्य किरदार पूछता है कि उसके आगे के प्लान क्या हैं। लड़की सवाल करती है कि क्या वह सच में बच्चे की जिम्मेदारी लेकर उसके साथ खड़ा रहेगा या पीछे हट जाएगा। वह उसे चैलेंज करता है कि क्या वह डिलीवरी ड्राइवर से शादी कर सकती है, और वह तुरंत मंजूर कर लेती है। शादी अगले दिन तय कर देती है। दृढ़ नजर के साथ वह कहती है कि वह डरती नहीं और उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है। संतुष्ट मुस्कुराते हुए हमारा नायक कहता है कि अब डील फाइनल है। अचानक खाने के बीच में लड़के का फोन वाइब्रेट करता है। माहौल टूट जाता है। वह उठकर कहता है कि उसे कॉल लेना पड़ेगा। अपार्टमेंट की बालकनी पर हमारा लड़का कॉल करता है और पूछता है क्या हुआ। दूसरी तरफ उसका साथी बताता है कि एक हत्यारा जिसका नाम हाइड्रा है यहां आया है उसे खत्म करने के लिए। वह शांत होकर कहता है कि वह कल से इस मामले को संभाल लेगा। इसी बीच सुखी सोफे पर बैठी रहती है
और एक जरूरी कॉल आती है। उसकी दोस्त उसे जन्मदिन की बधाई देती है और वह बताती है कि वह दूसरी व्यक्ति थी जिसने उसे बधाई दी। दोस्त समझती है कि यह फियांक था, लेकिन सुखी बताती है कि सबसे पहले हमारे लड़के ने ही उसे हैप्पी बर्थडे कहा था। वह फिर से केक का एक टुकड़ा खाती है। लड़की अपने दोस्त को बताती है कि वह उससे कल शादी कर रही है और फिलहाल उसके अपार्टमेंट में है। चिंतित होकर दोस्त उससे शांत होने को कहती है और वादा करती है कि वह इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश करेगी। वह उस लड़की के दादाजी से मदद मांगने का भरोसा दोगुना करती है। बालकनी पर साथी बताता है कि एक प्रिंसेस ने पूछा है कि हमारा लड़का कहाँ है। हमारा नायक सिगरेट जलाता है और गुस्से में पूछता है कि क्या आदमी ने उसकी लोकेशन बता दी। सहायक बताता है कि वह मजबूर था बोलने को, क्योंकि प्रिंसेस का स्वभाव बहुत ही जोरदार है। ये सुनकर हमारा लड़का इतना गुस्से में आ जाता है कि उसका लाइटर हाथ से फिसल जाता है। गुस्से से चिल्लाते हुए वह फोन पर अपने साथी को धोखा देने का आरोप लगाता है। साथी सिग्नल खराब होने का नाटक करता है और फोन काट देता है। कुछ नहीं कर पाने पर हमारा लड़का बालकनी पर घुटनों के बल बैठ जाता है, सोचते हुए कि मामला और उलझ गया है। तभी फिर से फोन वाइब्रेट करता है और वह सोचता है अब कौन उसकी तंग किया रहा है। वह देखता है कि एक महिला ने संदेश भेजा है जो खुद को लिन किंग की पोती बताती है। वह स्यू परिवार के साथ साझेदारी की पेशकश करती है और बदले में कुछ भी करने को तैयार है। हमारा नायक उस साहसी प्रस्ताव को पढ़ते हुए सोच में डूब जाता है। फिर उसे उस महिला के दादा का कॉल आता है जो परेशानी के लिए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि वे मुआवजे के तौर पर कोई भी गिफ्ट मांग सकते हैं। वह एक राइफल और 2 गोली मांगा करता है और सुखू को एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दे देता है। बिस्तर पर लेटी हुई सुखी को उसकी दोस्त से एक संदेश मिलता है कि बड़ी हस्ती ने साझेदारी स्वीकार कर ली है। चेहरे पर मुस्कान लिए सुखी यह खबर सुनकर बहुत खुश होती है। अपार्टमेंट में हमारा लड़का उसे हंसता देखकर पूछता है कि यह क्या बात है। वह कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह किताबें पढ़ने की आदत रखती है। फिर वह उसके पास आता है और कहता है कि उसके बारे में कई चीजें हैं जो वह नहीं जानती। इस दौरान वह उसके करीब आ जाता है, जिससे सुखी थोड़ी घबराती है, लेकिन वह बस एक तकिया पकड़कर कहता है कि वह बिस्तर पर आराम करे, वह खुद सोफे पर सोएगा। जाने से पहले वह चेतावनी देता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए बिस्तर पर पड़ना ठीक नहीं होता, जिससे वह चुप हो जाती है। बिस्तर पर लेटी सुखी सोचती है कि शायद वह उसके साथ कुछ करने वाला था, इसलिए एम्बैरेस्ड हो जाती है। अगले सुबह शहर में नई सुबह होती है। हमारा नायक अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ी कसरत करता है। वह लड़की आती है, उसे देखकर पूछती है कि यह फ्रॉग स्टाइल है क्या। वह समझाता है कि इसे ड्रैगन कॉइलिंग हैंड कहते हैं, लेकिन लड़की ने कभी सुना नहीं। वह बताता है कि यह एक छोटी मार्शल आर्ट है और लड़की सवाल करती है कि डिलीवरी ड्राइवर इसे क्यों सीखता है। वह जवाब देता है कि उसके पिता ने उसे सिखाया था कि परिवार की रक्षा के लिए मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करे, और वह उसकी सोच से सहमत हो जाती है। सुखी बताती है कि नाश्ता टेबल पर है और हमारा लड़का उसकी सोच पर हैरान होता है। वह कहती है कि बहुत सी बातें हैं जिन्हें वह अभी तक नहीं देख पाया। फिर वह उसे खाने के बाद अपने यहां आने के लिए कहता है। लड़की भ्रमित होती है और हमारा लड़का समझाता है कि शादी के कागजात लेने के लिए। वह सोच में पड़ जाती है। गुस्से में सुखी सोचती है कि वह डर रहा है और फैसला पक्का करती है कि वे आज शादी करेंगे बिना किसी झिझक के। नीला आसमान बताता है कि उनके लिए नए और रोमांच से भरे दिन की शुरुआत हो रही है। वे अपार्टमेंट छोड़ते हैं। लड़का पूछता है क्यों, तो लड़की बताती है कि उसे डर है कि उसके परिवार वाले उसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे के होने की वजह से कोई चारा नहीं होगा। हमारा लड़का सवाल करता है कि क्या वह उसके परिवार से शादी कर रही है, और लड़की उसकी सुंदरता और स्टाइल की तारीफ करती है, लेकिन वह जोड़ती है कि उसका परिवार थोड़ा कमजोर है, जिससे हमारा लड़का सोच में पड़ जाता है। मुस्कुराते हुए वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और मजाक में पूछता है कि क्या वह उसके लिए काफी नहीं है। लड़की उसकी चिढ़ाने पर बस हंसती है और लाल मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठ जाती है। हमारा लड़का कहता है कि कस के पकड़ो, और वे शहर की सड़कों पर तेजी से निकल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स से बाहर दूर से 2 एक्स्ट्रा उन्हें देखते हैं। सुखी का एक्स फ्रेंड गुस्से में है कि उसने एक डिलीवरी ड्राइवर के साथ रात बिताई। बड़ा शख्स अपने गुंडों को आदेश देता है कि हमारा लड़का और वह लड़की दोनों पकड़ लाओ। गुंडा आदेश स्वीकार करता है और कहता है कि वह अपने लोगों को जोड़ेगा जो जोड़े का पीछा करेंगे। इस बीच हमारा लड़का मोटरसाइकिल तेजी से सड़कों पर चलाता रहता है। वह पीछे मिरर में देखता है कि एक सफेद कार उनके बहुत करीब चल रही है।
मुस्कुराते हुए हमारा लड़का नोट करता है कि कोई धूप में ही उसका पीछा कर रहा है। फिर वह सुखू से कहता है कि वह घर जाकर अपने सामान ले आए, क्योंकि उसे एक काम निपटाना है। जब वह मान जाती है तो हमारा लड़का मोटरसाइकिल की इंजन घुमाकर पीछा करने वालों से बचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वे उसकी घर के सामने पहुंचते हैं। जवान लड़की मोटरसाइकिल से उतरती है और हमारा नायक तैयारी करता है कि वह निकलकर उस समस्या को संभालेगा। वह पीछे मुड़कर देखता है कि गुंडों की सफेद वैन तेजी से आ रही है। बिना समय गंवाए हमारा लड़का फिर इंजन घुमाता है और दुश्मनों को फंसाने के लिए तेजी से निकल जाता है। एक जबरदस्त मैन्यूवर करते हुए वह तेज मोड़ लेकर मोटरसाइकिल को सड़क पर स्किड कराता है। बाइक के टायर की चीखती आवाज आती है और वह रुक जाता है। गुंडों से बचकर वह एक इमारत के सामने रुकता है और ऊपर बालकनी की ओर देखता है। जब वह हथियारों को छुपा हुआ देखता है तो अपनी शक की पुष्टि करता है। आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए वह कहता है कि अब अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त है और एक साथ सबका खात्मा करेगा। हमारा नायक अंदर जाता है और सीढ़ियां चढ़कर उस मंजिल पर पहुंचता है जहां हत्यारे छुपे हुए हैं। अपार्टमेंट पहुंचकर वह एक स्नाइपर राइफल वाला केस देखता है और उसे टेबल पर जमा करना शुरू कर देता है। हथियार थामे वह लिन की तारीफ करता है कि वह सच में काम करना जानती है। अचानक वह बिस्तर पर कुछ अजीब देखता है और कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी सुखी की दोस्त तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर आती है और हमारे लड़के को कमरे में देखकर चिल्लाती है। वह उसकी ओर इंगित करते हुए पूछती है कि एक डिलीवरी ड्राइवर उसके घर में क्या कर रहा है, लेकिन उसके माथे पर एक लेजर साइट लगी होती है। हमारा नायक ये देखता है और जोर से कहता है कि तुरंत नीचे झुक जाए। तभी एक गोलियों की गोली खिड़की तोड़ते हुए आती है और हमारा लड़का उसे बचाने के लिए उसे नीचे गिरा देता है। जवान लड़की आजाद होने की कोशिश करती है और उसे गालियां देती है, पर वह उसे उसकी सुरक्षा के लिए जमीन पर रोकता रहता है। वह डरी हुई लड़की को देखता है और कहता है कि शांत हो जाए, फिर चेतावनी देता है कि अगर वह चिल्लाई तो गंभीर चोट लग सकती है। राइफल उठाकर वह खिड़की की तरफ निशाना बनाता है, हत्यारे का शिकार करने को तैयार। एक ही शॉट में हमारा लड़का उस इमारत की तरफ गोली चलाता है जहां दुश्मन छुपा था। गोली तेजी से दूसरी तरफ बालकनी पर शूटर की ओर जाती है, लेकिन अचानक फिर एक गोली उन पर आती है और हमारा नायक जोर से कहता है कि जल्दी नीचे झुको। वह फिर एक बार उसे गोली से बचाता है। वह फर्श पर रखा ड्रेस उठाता है और महसूस करता है कि दूसरी तरफ भी कोई है। हत्यारे हाइड्रा के अलावा वह याद करता है कि जो वैन उसका पीछा कर रही थी वह अभी भी काम बाकी है। इस गोलीबारी को देखते हुए वह कहता है कि दिन में अनचाहे मेहमानों की भरमार है। बिना समय गंवाए हमारा लड़का फिर निशाना लगाता है और डरी हुई लड़की उसके पीछे रहती है। फर्श पर घुटने टेक कर वह दूसरी बालकनी पर शूटर पर गोली चलाता है। गोली तेजी से लक्ष्य की ओर जाती है, खिड़की तोड़ती है और हत्यारे को सीधे मारती है, जिससे वह तुरंत गिर पड़ता है। हम देखते हैं कि दुश्मन जमीन पर बेहोश पड़ा है। हमारे लड़के की परफेक्ट शॉट के बाद जवान लड़की स्थिति के बारे में उससे पूछती है और वह कहता है कि हाइड्रा का खात्मा हो चुका है। लेकिन अचानक हमारा नायक खतरा महसूस करता है और हाई अलर्ट पर आ जाता है। एक और गोली टूटी हुई खिड़की से उनकी तरफ आती है। हम देखते हैं कि एक और शूटर किसी अलग जगह से उन्हें निशाना बना रहा है। नया दुश्मन बिना हिचकिचाहट फिर से हमला करता है। वह जल्दी से लड़की को सोफे पर धकेलता है ताकि वह गोलीबारी की लाइन से बाहर हो जाए और वह उसे गालियां देती है। हमारा लड़का दीवार में फंसी गोली के खोल को उठाता है और ध्यान से देखता है। वह गोली की नोक पर एक हेक्सागन का निशान देखता है और समझाता है कि यह अब्बे का संगठन का निशान है। फिर वह लड़की की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसने यूरोपीय लोगों से कब लड़ाई छेड़ी। हमारा नायक महसूस करता है कि वह लापरवाह था और दुश्मन को 2 निशाने लगाने का मौका दे दिया। लड़की याद करती है कि एक यूरोपीय बॉस ने उसकी तकनीक खरीदना चाहा था, लेकिन उसने मना कर दिया था। गहरी नजर से हमारा लड़का दुश्मन की योजना समझ जाता है और कार्रवाई के लिए तैयार हो जाता है। वह जोर से चिल्लाता है कि लड़की सावधान रहे और फिर उसे फिर से सुरक्षित रखने के लिए नीचे गिरा देता है। फर्श पर बैठकर दोनों झटके से उभरते हैं, लेकिन जवान लड़की अभी भी बहुत डरी हुई है। हमारा लड़का फर्श से कांच का एक टुकड़ा उठाता है और कहता है कि उसके पास एक चाल है। बिना कोई वक्त गंवाए वह कांच का टुकड़ा लेकर खिड़की की ओर दौड़ता है। जबरदस्त ताकत से वह उसे ऐसा फेंकता है जैसे कोई छुरा हो। टुकड़ा शूटर के गले में लग जाता है, जो इस अचानक हमला की उम्मीद नहीं कर रहा था। दोनों बालकनी पर छुपे हत्यारे गिर जाते हैं। अब तुरंत खतरनाक स्थिति खत्म हो चुकी है।
हमारा लड़का लड़की से कहता है कि अब वह उठ सकती है क्योंकि अब सुरक्षित है। जवान लड़की उसकी पहचान पूछती है। वह बताता है कि उसे पता होने की जरूरत नहीं है। वह धमकी देती है कि वह नन्ह को बता देगी, पर वह चुप रहने को कहता है। फिर वह सचेत करता है कि बाहर आवाजें आ रही हैं और उन्हें चुप रहना होगा। डरी हुई लड़की पूछती है कि क्या कहीं और कोई है, और स्थिति देखकर भयभीत हो जाती है। वह उससे चिपक जाती है और हमारा लड़का उसे आराम दिलाता है। कहता है कि घबराए नहीं। वह बाहर जाकर देखता है। बाहर 3 गुंडे आते हैं और उनमें से एक हमारे नायक को पहचान लेता है। गुंडों का नेता मानता है कि हमारा लड़का चोरी करने आया है। तभी हमारा लड़का सीढ़ियां उतरता हुआ दिखता है और उन्हें नमस्ते करता है। वह मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वे सब उसे देखने आए थे। गुंडा आरोप लगाता है कि वह बॉस के घर की लड़की के साथ उलझा है और स्पष्टीकरण मांगता है। हमारा नायक स्थिति समझ जाता है और शांतिपूर्वक पूछता है कि उन्हें उससे क्या चाहिए। बात न बढ़ाते हुए तीनों तलवार लेकर झपट पड़ते हैं, लेकिन हमारा लड़का तेज है और पहले दुश्मन के ठोड़ी पर जोरदार किक मारता है। वह एक गुंडे के सीने पर ठोस प्रहार करता है। तेज चाल से 2 जमीन पर गिर जाते हैं और केवल नेता बचता है। गुंडा आश्चर्यचकित होकर समझता है कि डिलीवरी ड्राइवर असल में मार्शल आर्टिस्ट है। गुस्से में वह मानने से इनकार करता है कि उसे एक साधारण डिलीवरी ड्राइवर से हार मिलेगी। वह तलवार से हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का आसानी से वार टाल देता है। वह बेहतरीन किक के साथ जवाब देता है। तभी सीढ़ियों पर गौरी लड़की आती है और हिंसक दृश्य देखकर फोन में चीखती है। गुंडा उठकर गुस्से में लड़की को धमकाता है कि चुप रहे। फिर वह लड़के की तरफ झपटता है और लड़की को अपने हाथ में पकड़कर उसे शील्ड बनाता है। लेकिन हमारा नायक बिल्कुल घबरा नहीं जाता और उसे चुनौती देता है कि आगे बढ़े। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, हमारा लड़का उसे चुनौती देता रहता है और गुंडा उस नज़ारे पर घबरा जाता है। वह डर के मारे चिल्लाता है कि लड़का पास न आए। अचानक हमारा नायक गायब हो जाता है। अचानक वह उस आदमी के सामने प्रकट होता है। वह बस एक उंगली से दुश्मन की तलवार को पकड़ लेता है, बिना किसी प्रयास के। गुंडा तलवार को हिलाने की कोशिश करता है, पर समझ जाता है कि यह असंभव है। हमारा लड़का उसकी मजाक उड़ाता है और पूछता है कि आखिर कब हमला करेगा। पूरी तरह डरा हुआ गुंडा उसकी ताकत देखकर चुप हो जाता है। एक हल्की उंगली के झटके से हमारा लड़का तलवार को कई टुकड़ों में तोड़ देता है। गुंडा और लड़की यह देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं कि तलवार हवा में टूट गई। फौरन हमारा लड़का उसे गले से पकड़कर जमीन से उठाता है। घुटन के साथ गुंडा बचाने की कोशिश करता है और कहता है कि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का सदस्य है, लेकिन हमारा लड़का इसे अनसुना करता है और दुश्मन के सिर पर जबरदस्त थप्पड़ मारता है। वह थप्पड़ से गुंडा उड़ता हुआ जमीन पर गिरता है, पूरी तरह बेहोश। जमीन पर पड़ा गुंडा चिल्लाता है कि वह नायक को अपराध की जिंदगी अपनाने से रोके, लेकिन हमारा नायक उसे नजरअंदाज करता है और उसकी छाती पर एक जोरदार किक मारता है। प्रहार से गुंडा खून उगलाकर दर्द में चीखता है। वह पिटाई रोकने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारा लड़का उसे 3 सेकंड देता है और दुश्मन बताता है कि बॉस किस तरह से सुखू के पीछे आया था। हैरानी में हमारा नायक उस बात को सुनकर स्थिति की गंभीरता समझ जाता है। वह फिर से उसे किक मारता है और पूछता है कि उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर से पुलिस कभी आई हुई सुनाई देती है। उसने कहा कि वह सुखू के पास जा रहा है और लड़की से कहता है कि वह किसी को भी न बताए कि वह यहां था। 2 पुलिस अधिकारी घर में आते हैं और गौरी लड़की को लिविंग रूम में खड़ा पाते हैं। एक अधिकारी अपना बैज दिखाता है और पूछता है कि क्या हुआ। बाहर लड़की बताती है कि 3 हथियारबंद लोग उसके घर घुस आए थे। पुलिस अधिकारी तीनों गुंडों को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं। एक अधिकारी कप्तान को सूचित करता है कि उन्होंने सड़क के उस पार 2 शव भी पाए हैं। नायक बेताब होकर सुखू को खोजने दौड़ता है। उसके घर पर कुन्हाव पहले से मौजूद है। वह बताता है कि उसने पहले शांत रहने की कोशिश की, लेकिन अब वह जोर से काम लेने वाला है। हम देखते हैं कि सुखी उस आदमी से कहती है कि वह चले जाए, लेकिन वह कहता है कि उसने डिलीवरी ड्राइवर के पीछे लोग भेज दिए हैं। वह चिल्लाते हुए सुखी पर हमला करने लगता है और कहता है कि वह उसका जीवन खत्म कर देगा। चिन्हा एक जद्दोजहद कर रहे सुच्ची को बेड पर दबा रही थी। वो चिल्लाई, छोड़ दे मुझे। लेकिन चिन्हाओं ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, चिल्ला ले जितना चाहती है, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। वो डिलीवरी वाला तो अपने ही झंझटों में फंसा हुआ है। आज मैं तुझ पे जबरदस्ती करूंगा। जैसे ही वो झुकता है,
एक जोरदार थप्पड़ उसकी गाल पर पड़ता है। आवाज के साथ उसका एक दांत उड़ जाता है। चिन्हाव कमरे के पार जा गिरता है, जमीन पर लुढ़कता हुआ। दरवाजे पर वोंग हान खड़ा है, ठंडे चेहरे के साथ कहता है, लगता है जिंदा रहने से तंग आ गया है तू, जो मेरी औरत को छूने की हिम्मत की। चेहरे पर हाथ रखे, घुटनों के बल उठते हुए चिन्हाव गुस्से में बोला, तुझे पता है मेरा बाप कौन है? वोंग हान ने बिना हिले कहा, तेरा बाप चाहे जो भी हो, उसके ऐसे बेटे के लिए तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। चिन्हाव चीखते हुए उठा, मेरा बाप है चिनगांग जंग निंग सिटी का सबसे अमीर आदमी, मुझसे टकराया तो मौत बुला ली तू। वो झपट्टा मारता है, लेकिन वोंग हान आराम से साइड हटकर उसकी बेकार सी कोशिश पर एक जोरदार किक मारता है। लूजर। चिन्हाव फर्नीचर से टकराकर बेहोश हो जाता है। वोंग हान मुड़कर डरी सहमी सुच्ची की तरफ देखता है। डर मत, अब सब खत्म हो गया। वो उसे अपने सीने से लगाता है। सुच्ची रोती हुई कहती है, अच्छा हुआ तुम आ गए। वोंग हान उसे और करीब खींचकर कहता है, जब तक मैं हूं कोई भी तुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। इस बीच चोटिल चिन्हाव लड़खड़ाते हुए उठता है और बाहर भागते हुए चिल्लाता है, साले डिलीवरी वाले, रुक, मैं तुझे दिखाता हूं। खतरा टल जाने के बाद सुच्ची ने ऊपर देखा और पूछा, टाइम क्या हुआ? वोंग हान थोड़ा हैरान होकर बोला, क्यों? वो बोली, मुझे कंपनी की एक बहुत जरूरी मीटिंग याद आई, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वोंग हान मुस्कुराकर बोला, कहाँ नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। कुछ देर बाद सुच्ची और वोंग हान एक लाल स्पोर्ट्स कार से एक बड़े मॉडर्न कॉर्पोरेट बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। जैसे ही वो उतरते हैं, एक स्टाफ मेंबर बोला, मैडम, प्रेसिडेंट लू आपका कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार कर रही हैं। अंदर जाते हुए सुच्ची बोली, सॉरी मैं लेट हो गई। वो महिला बिजनेस सूट में राष्ट्रपति लियू थी। वो हैरान रह गई वोंग हान को देखकर और लगभग बोल पड़ी, यंग मा, पर वोंग हान ने इशारे से उसे रोक दिया। वो झट से एक्टिंग में बोला, हम पुराने क्लासमेट्स हैं। सुच्ची चौंक कर बोली, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? लियू युआ हल्की हंसी में बोली, हाँ, बहुत पुराना कनेक्शन है। सभी बैठते हैं और मीटिंग शुरू होने ही वाली होती है कि तभी दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आते हैं सुच्ची के दादा, उसके पापा और दो और लोग सू फैमिली के मेंबर्स। वो प्रेसिडेंट लियू से मिलते हुए बोले, हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हम कोई गलती नहीं करना चाहते। सुच्ची हैरान होकर बोली, दादाजी आप यहाँ कैसे? लियू युआ ने विनम्रता से नमस्ते की। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, प्रोजेक्ट इतना एक्साइटिंग है कि मैं खुद चला आया। पर जैसे ही उनकी नजर वोंग हान पर पड़ी, चेहरा सख्त हो गया। वो बोले, सुच्ची तुम इस आउटसाइडर को यहाँ क्यों लाई? सुच्ची ने दृढ़ आवाज में कहा, दादाजी ये प्रोजेक्ट मेरे चार्ज में है, तो मैं जिसे चाहूं ला सकती हूँ। उसके पापा सुजियान गरज उठे, कब से तेरी चलने लगी कंपनी में? तेरी औकात नहीं कि तू बोल सके? वो बोले, अपनी सीट छोड़, अपने भाई को बैठने दे और जा प्रेसिडेंट लू के लिए पानी लेकर आ। तभी एक मुस्कुराता नौजवान आगे बढ़ा, मैं हूं सोल, अब प्रोजेक्ट की बात मुझसे करो। उसने सुच्ची की तरफ देखकर कहा, तू तो बस डेकोरेशन है यहाँ। सुच्ची गुस्से में बोली, ये प्रोजेक्ट मुझे दिया गया था। पर उसके पापा फिर गरजे, पानी ले आ और ज्यादा जुबान मत चला। फिर उसका चाचा सुजिंग जांग हंसते हुए बोला, अब से कंपनी के सारे काम सोल के हाथ में रहेंगे। सुजिंग जांग ने कहा, और तू सुच्ची शादी की तैयारी कर, लड़की होकर अपनी औकात समझ। जैसे ही सु फैमिली उसे साइड करने लगती है, वोंग हान ने आखिरकार बोलना शुरू किया। बाहें मोड़कर ठंडी नजरों से बोला, तुम लोग कर क्या रहे हो? ये प्रोजेक्ट शुरू से सुच्ची को दिया गया था। ये सुनते ही दादाजी भड़क गए। वो चिल्लाए, चुप रह, तू कौन होता है बोलने वाला? तेरी औकात क्या है? सोल ने ताने मारते हुए कहा, दादाजी देखा, इसे बॉयफ्रेंड कहती है, ये एक डिलीवरी वाला। वो हंसते हुए बोला, सुना है ये इसके बच्चे की मां भी बनने वाली है। ये सुनते ही दादाजी गुस्से में कांपने लगे। उन्होंने वोंग हान की तरफ उंगली उठाई, सुच्ची इस गिरे हुए आदमी को अभी के अभी निकाल दे। आज से ये और इसका कुत्ता हमारी कंपनी में कदम नहीं रखेंगे। सुच्ची तुरंत बीच में आ गई, दादाजी ये क्या काम करता है? इससे फर्क नहीं पड़ता, ये ईमानदारी से कमाता है और आपको इसका अपमान करने का कोई हक नहीं। उसकी ये बात सुनते ही दादाजी और आग बबूला हो गए। माहौल भारी होता देख वोंग हान शांत स्वर में बोला, चलो सुच्ची, यहाँ रहना बेकार है, ये लोग शर्म करना भूल गए हैं। फिर उसने ठंडी नजर से कहा, याद रखना ये प्रोजेक्ट सिर्फ सुच्ची संभालेगी। दादाजी गरज कर बोले, तू क्या चीज है जो शर्तें रख रहा है, एक डिलीवरी वाला? वोंग हान ने जवाब नहीं दिया। उसने सीधे लियू युआ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हे ओल्ड क्लासमेट, एक फेवर करेगी? वो बोला, सुच्ची मेरी फियांसे है, प्रोजेक्ट उसी के नाम होना चाहिए। उसकी पैनी नजरों के नीचे लियू युआ ने झिझकते हुए सिर हिलाया। ठीक है। सोल हैरान होकर बोला, प्रेसिडेंट लू, ये लड़की इरेस्पॉन्सिबल है, कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं बेहतर चॉइस हूं। पर लियू युआ ने उसे नजरअंदाज करते हुए दादाजी की तरफ देखा, हमारी कंपनी सिर्फ सुच्ची के साथ काम करेगी,
अगर सू फैमिली को ये मंजूर नहीं तो हम किसी और पार्टनर को ले लेंगे। दादाजी सन्न रह गए। मुझे आपके बॉस से बात करनी है, लियू युआ ने सख्त लहजे में कहा। आप योग्य नहीं हैं हमारे बॉस से मिलने के। मैं ही पूरी अथॉरिटी रखती हूँ। उनकी बात सुनकर बूढ़े के पसीने छूट गए परिवार के सामने पूरी तरह बेइज्जत हो गया। सुच्ची के पिता सुजियान ने तुरंत लहजा बदला। प्रेसिडेंट लू, आप नाराज मत होइए, हम आपकी सारी कंडीशंस मानते हैं। सुच्ची ही प्रोजेक्ट संभालेगी। दादाजी ने भी मजबूर होकर कहा। हाँ, अगर पार्टनरशिप मिल रही है तो उसे ही करने दो, लियू युआ ने ठंडे अंदाज में कहा। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन होगा। वो सुच्ची के पास जाकर बोली, बाकी सब बाहर जा सकते हैं, मुझे और सुच्ची को कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स डिस्कस करनी है। अब किसी के पास इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। सुजियान ने अपने हारे हुए पिता को सहारा देकर कमरे से बाहर निकाला। सोल कुछ कहना चाहता था पर उसके पापा ने उसे रोककर बाहर खींच लिया। दरवाजा बंद होते ही वोंग हान हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या जोकरों का फैमिली है? खुद ही आए, खुद ही बेइज्जत होकर गए। लियू युआ ने प्रोफेशनल अंदाज में सुच्ची को कॉन्ट्रैक्ट दिया, रिव्यू कर लो। दूसरी तरफ कंपनी के एक और ऑफिस में सोल गुस्से से तमतमाया बैठा था। डैड, आपने उस सुच्ची को प्रोजेक्ट कैसे दे दिया? सुजियान जांग आराम से कुर्सी पर बैठा बोला, शांत रह, मेरे पास प्लान है। सोल ने कहा, तो चाचा को बाहर भेजो, मैं तुमसे अकेले बात करूं। सुजियान ने सिर हिलाया, जरूरत नहीं, हम सब एक ही साइड में हैं। फिर उसने धीरे से एक राज बताया, सुच्ची मेरी असली बेटी नहीं है। यह सुनते ही सोल और सुजियान जांग दोनों हैरान रह गए। सुजियान जांग बोला, क्या तेरी बीवी ने धोखा दिया था? सुजियान ने कहा, नहीं, यांग हुईमिन कभी मां नहीं बन सकती थी, इसलिए हमने सुच्ची को अडॉप्ट किया था। उसने गुस्से में कहा, अब वही लड़की इस फैमिली को बदनाम कर रही है, एक डिलीवरी वाले के साथ घूमकर। थोड़ी देर सोचने के बाद सुजियान जांग ने पूछा, उसकी असली पेरेंट्स कौन थे? सुजियान ने ठंडी आवाज में कहा, पता नहीं, शायद मर चुके हैं, बस एक बेकार सी जेड पेंडेंट छोड़ गए थे। सोल बेचैनी से बोला, डैड, अब बताओ भी, प्लान क्या है? सुजियान जांग के होठों पर एक शातिर मुस्कान आई। उसने धीरे से कहा, अभी उसे प्रोजेक्ट संभालने दे, जब वो सारा मेहनत वाला काम कर लेगी तब हम उससे सब छीन लेंगे। ये सुनकर सोल के चेहरे पर भी एक चालाक मुस्कान फैल गई। समझ गया डैड, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ सूट पहने, हाथ में सिगरेट लिए वोंग हान सिक्योरिटी गेट पर खड़ा था। उसने वहां तैनात 2 गार्ड से कहा, भाई लाइटर है क्या? एक भारी भरकम गार्ड ने मुस्कुराकर लाइटर बढ़ाया। उसने वोंग हान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, लगता है इंटरव्यू के लिए आए हो? वोंग हान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, बस यूं ही आया हूं। गार्ड ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर यहां क्या करने आए हो? वोंग हान ने कंधे उचका दिए, डिलीवरी करता हूं। दोनों गार्ड हंसी में फट पड़े। एक बोला, अरे, डिलीवरी वाले और सिक्योरिटी वाले तो दुश्मन होते हैं आजन्म। वोंग हान भी हंस पड़ा, पर तभी देखा दोनों अचानक सीधे खड़े हो गए। वो बोला, क्या हुआ? गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा, प्रेसिडेंट सू आ गई। दूसरा गार्ड बोला, प्रेसिडेंट सुई पूरी कंपनी की सबसे खूबसूरत औरत है, उनको रोज देखकर ही काम करने का मन करता है। वोंग हान ने हंसकर कहा, एक औरत के पीछे इतना पागल होना जरूरी है क्या? गार्ड को बात चुभ गई। उसने कहा, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखा भाई, तू भी तो डिलीवरी वाला है, हमारे बराबर ही है। तभी एक लाल स्पोर्ट्स कार की ओर बढ़ती हुई स्टाइलिश और एलिगेंट सुच्ची दिखी। गार्ड्स ने झट से सलाम किया। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट सुई, वो मुस्कुराकर बोली। गुड मॉर्निंग, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, मैं बस अपनी कार लेने आई हूँ। जैसे ही वो कार की तरफ बढ़ी, भारी गार्ड खुशी से झूमते हुए बोला, भाई, प्रेसिडेंट सुई ने मुझसे बात की। वोंग हान मुस्कुराकर बोला, इतना ओवर एक्ट करना जरूरी है क्या? गार्ड ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख भाई, डिलीवरी वाला हो या कोई भी, सपने तो सबको देखने चाहिए। उसी वक्त सुच्ची अपनी लाल स्पोर्ट्स कार लेकर उनके पास रुकी। खिड़की से झांककर बोली, बैठो अंदर। वोंग हान ने दोनों गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, अच्छी बात कही तुमने, याद रखूंगा। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मिलते हैं फिर, और कार में बैठ गया। दोनों गार्ड्स पत्थर बनकर खड़े रह गए। उनकी आंखों के सामने वही डिलीवरी वाला उनकी खूबसूरत बॉस के साथ लग्जरी कार में बैठकर निकल गया। कार के इंजन की गूंज के साथ दोनों बस अविश्वास में देखते रह गए। ड्राइव करते हुए वोंग हान ने सुच्ची की मुस्कुराहट देखी। लगता है सब बढ़िया गया? सुच्ची ने सिर हिलाया। हाँ, मेरी फ्रेंड लिन सूफू ने हेल्प की, उसने उस नए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के पीछे वाले बड़े बॉस को ढूंढ निकाला। मैं उसे खुद जाकर थैंक करना चाहती हूँ। वोंग हान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर जाना चाहिए, फेस टू फेस थैंक करना चाहिए। फिर वो बोला, मैंने सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बात कर ली है, कल सुबह हम मैरिज रजिस्टर करेंगे। सुच्ची ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन मेरी शर्तें हैं, मुझे बस मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए ताकि बच्चे का नाम हो सके। बच्चे के बाद मैं तुम्हें हर महीने 30,000 दूंगी।
वोंग हान ने भौहें उठाई। मतलब तुम मुझे खरीदना चाहती हो? वो बोली। जो समझना है समझ लो। वोंग हान ने हंसकर बाहें मोड़ी। अगर रखना ही चाहती हो तो 30,000 तो बहुत कम है। सुच्ची गुस्से में बोली। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। एक डिलीवरी वाले की औकात क्या है? 30,000 से ज्यादा की उम्मीद मत रखो। वो झुंझलाकर एक्सेलरेटर दबाती है। लाल कार शहर की सड़कों पर तेजी से दौड़ने लगती है। कुछ देर बाद वो एक शानदार मॉडर्न रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के गेट पर पहुंचे। कार रोककर वोंग हान बाहर उतरा। दरवाजे से टिककर बोला, लगता है रास्ता तो याद कर लिया तुमने। मेरे घर का रास्ता अब पूरा याद है ना? सुच्ची ने आंखें घुमाई। जीपीएस है मेरे पास, कहीं भी पहुंच सकती हूँ। जैसे ही वे कॉम्प्लेक्स के अंदर चल रहे थे, वोंग हान का फोन बजा। उसने सुच्ची से कहा, थोड़ा वेट करो, ये कॉल लेना पड़ेगा। फोन उठाते ही वो कैजुअली बोला, हाँ बताओ क्या हुआ? दूसरी तरफ वाला आदमी बोला, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी ने एक शिपमेंट सीज कर लिया है, इसे हैंडल करना पड़ेगा। हमने तुम्हारे डोरस्टेप पर एक कार्ड भी छोड़ा है मदद के लिए। वोंग हान ने निश्चिंत होकर कहा, ठीक है, कल दोपहर तक सब संभाल लूंगा। फिर कॉलर ने अचानक टॉपिक बदल दिया। सुना कि तुम शादी कर रहे हो? ये सुनकर वोंग हान झन्ना गया। किसने लीक किया ये इन्फो? आदमी ने कहा, लिंकिंग यून ने बताया। बिना परमिशन शादी करने की सोच रहे हो? वो आगे बरस पड़ा। क्यों इतने रिच हेरेसेस छोड़कर इस माइनर सू फैमिली की लड़की को चुना? वोंग हान पैनिक में पड़ गया। इतना क्रूर मत बनो, मैं सरवाइव कर पाऊंगा क्या? पर कॉल अचानक कट गई। गुस्से और स्ट्रेस में वोंग हान ने मटर किया, इसका बदला लूंगा। सुच्ची ने उसकी एजिटेशन देखा और पूछा, क्या हुआ? वोंग हान जल्दी से मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, चलो अब घर चलते हैं। उसने रीअश्योरिंग आर्म उसके शोल्डर पर रखा और वे घर की ओर चल दिए। उनके मॉडर्न अपार्टमेंट में प्रवेश करते ही सुच्ची ने कॉफी टेबल पर रखी व्हाइट कार्ड देखी। ये क्या है? वोंग हान कैजुअल अंदाज में बोला, बस किसी और के लिए गिफ्ट कार्ड है। फिर उसने जैकेट उतारी और कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं कुक कर देता हूँ। सुच्ची चुपचाप हाँ में सिर हिलाती है। वैंग हान किचन में जाते हुए एप्रन पहनता है। बैठो, जल्दी ही खाना रेडी है। सुच्ची ने थैंक्स कहा। वो प्लेफुल टोन में बोला, मेरी वाइफ और चाइल्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आखिर मैं तो केप्ट हाउस हस्बैंड हूँ। सुच्ची हंसते हुए सोफा पर बैठ जाती है, चुपचाप अम्यूज्ड स्माइल के साथ। अगले दिन सीन जांगनिंग सिविल अफेयर्स ब्यूरो में शिफ्ट होता है। वोंग हान और सुच्ची लाल मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं। वोंग हान प्राउडली कहता है, अब ऑफिशियली मैं मैरिड मैन हूँ। सुच्ची टीज करती है, तो आज का प्लान क्या है? फिर से डिलीवरी करने जा रहे हो? वोंग हान हंसकर कहता है, अब फैंसी क्लोथ्स में हूँ, चलो थोड़ा मजा करते हैं कुछ लड़कियों के साथ। सुच्ची इरिटेट होकर कहती है, होपलेस, शादीशुदा होने के बाद भी टेम्पर वही गड़बड़ है। वो मुड़कर चली जाती है। जो करना है करो। जैसे ही सुच्ची चली गई, वोंग हान का प्लेफुल एक्सप्रेशन सीरियस में बदल गया। उसने सोचा, पहले वो काम खत्म करना होगा जो ओल्ड मैन ने दिया है। उसकी मिशन उसे एक टावरिंग स्काईस्क्रेपर ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के हेडक्वार्टर्स तक ले जाती है। वो बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है, कंफर्म करता है कि यही जगह है। वो सोचता है, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पहले एक लोकल गैंग थी, अब एक लेजिट कॉर्पोरेशन बन गई है, लेकिन शेडी बिजनेस अभी भी करती है डेट कलेक्शन और लोन शार्किंग। ठंडी डिटर्मिन्ड नजर के साथ वो सोचता है, देखना पड़ेगा ये लोग कितने केपेबल हैं। वोंग हान लैविश लॉबी में कदम रखता है। रिसेप्शन पर खड़े दो थग उससे कॉन्फ्रंट करते हैं। क्या काम है आपका? वंग हान हाथ पॉकेट्स में डालकर कॉन्फिडेंट अंदाज में कहता है, मैं डेट कलेक्ट करने आया हूँ। लंबे बालों वाला थग समझ बैठा कि वंग हान कोई क्लाइंट है। वो बोला, आप सही जगह आए हैं, डेट कलेक्शन हमारी सर्विस में है। वोंग हान शांत स्वर में कहता है, नहीं, मैं यहाँ बाल्डी लू से डेट कलेक्ट करने आया हूँ। ये सुनते ही दोनों थग आगबूला हो गए। वो चिल्लाए, ये कौन पागल है? समझता है खुद किसके इलाके में आया है? मौत चाहता है क्या? और दोनों उस पर झपट पड़े। लंबे बाल वाला थग पहला हमला करता है, वाइल्ड किक मारता है, लेकिन वोंग हान आसानी से डॉज कर लेता है। उसका मोमेंटम उसे घुटनों के बल लुढ़का देता है। जैसे ही वो संभलता, वोंग हान उसका चेहरा किक मारकर भिंच देता है। उसके पार्टनर बॉल्ड थग घबराकर आगे बढ़ता है और पंच फेंकता है। वोंग हान की दूसरी पावरफुल किक उसे भी हवा में उड़ा देती है। अब दोनों थग लॉबी के फर्श पर गिर चुके हैं। वैंग हान लंबा खड़ा होकर कॉन्शियस लंबे बाल वाले थग की तरफ देखता है। ठंडी नजर में पूछता है, अब तुम मुझे बॉल्डी लू तक ले चलोगे क्या? सीन शिफ्ट होता है। ओपुलेंट ऑफिस में बॉल्डी लू आराम कर रहा है। एक लंबी पर्पल हेयर्ड लड़की उसके पास इंटीमेट अंदाज में झुकी हुई है। वो प्लेफुल टोन में उसकी चेस्ट से रेड वाइन का ड्रॉप चाटती है। बॉल्डी लू पूछता है, क्या टेस्ट अच्छा है? वो मुस्कुराकर कहती है, बहुत फ्लेवर है। बॉल्डी लू स्मग ग्रिन के साथ बोला, अगर पसंद है तो और पी लो,
बाद में मैं फीड कर दूंगा जब तक फुल ना हो जाओ। वो प्लेफुल टोन में कहती है, तुम नॉटी हो। तभी ऑफिस का दरवाजा जोर से खुलता है। टैटूड आदमी वेन लॉन्ग पैनिक में दौड़ता है। कोई घुस आया, बॉल्डी लू गुस्से में चिल्लाता है। क्या नॉक तक नहीं कर सकते? ये मेरा टेरिटरी है, किसकी हिम्मत है घुसने की? वेन लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही लॉबी का थग बॉडी लेकर डोरवे से उड़ता हुआ आता है। वो बॉल्डी लू के डेस्क के सामने क्रैश करता है। बॉस और लड़की दोनों स्टंट हैं। बॉल्डी लू शॉक में आग बबूला हो गया। वो कूदता है, पिस्टल निकालता है और दरवाजे की ओर पॉइंट करते हुए चिल्लाता है, कौन डॉग है जो मेरे टेरिटरी में घुसा? फिर डोरवे से एक काला ऑब्जेक्ट उड़ता है। हेवी ऑर्नेट कार्ड डेस्क में धड़ाम से गड़ जाता है। बॉल्डी लू पिस्टल पकड़े हुए उसे उठाता है। उसके एक्सप्रेशन में एंगर से प्योर टेरर में शिफ्ट हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये ब्लैक कार्ड है 10 ग्रेट एसोसिएशन का। फर्श पर पिटा हुआ थग वेन लॉन्ग कंफ्यूज होकर पूछता है, 10 ग्रेट एसोसिएशन क्या है? वॉन्ग हान आते ही काम कॉन्डिसेंडिंग लुक से नीचे देखते हुए कहता है, आपने एसोसिएशन के बारे में सुना भी? लगता है मुश्किल में पड़ गए। बॉल्डी लू हॉरिफाइड होकर रियलाइजेशन करता है और चिल्लाता है, 9th यंग मास्टर। वो स्टंबल करता है, कंपोजर खो देता है। वोंग हान धीरे धीरे ऑफिस में वॉक करता है। वो सोचता है, किसने अभी भी नाम याद रखा? मैं तो अंडरवर्ल्ड से बाहर कई सालों से हूँ। बिना हेजिटेशन बॉल्डी लू घुटनों पर गिरता है, सिर झुकाकर पूरी सबमिशन दिखाता है। 9वीं यंग मास्टर, आदेश क्या है? घुटनों के बल बॉस रिस्पेक्ट दिखाते हुए लाइटर पकड़ता है। वोंग हान शांत होकर सिगरेट जला लेता है। एक ड्रैग लेते हुए वो सीधे मुद्दे पर आता है। सुना तुमने हाल ही में शिपमेंट सीज किया? बॉल्डी लू पैनिक में, गलती हो गई होगी। वोंग हान ठंडी नजर से नीचे देखता है। हिम्मत है तुम में 10 ग्रेट एसोसिएशन से चोरी करने की? सबमिशन दिखाते हुए बॉल्डी लू वादा करता है कि तुरंत गुड्स लौटाएंगे, लेकिन सीक्रेटली वो वेस्ट बैंड से पिस्टल निकालने की कोशिश करता है, डेस्परेट मूव के लिए। वोंग हान डिसेप्शन को पहचानता है, फिर भी अनफेज्ड रहता है। वो गैंग बॉस की तरफ देखकर ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, क्या तुमने कभी नहीं सुना जब ब्लैक कार्ड आता है तो भगवान और भूत भी सिर झुकाते हैं? धक्के में आकर बॉल्डी लू एक आखिरी हिम्मत के साथ खड़ा हो गया और पिस्तौल उठा ली। वो चिल्लाया, अगर 9th यंग मास्टर मुझे राह नहीं देंगे तो मेरे शिकवे पर मुझे कठोर न समझो, मैं बेरहम हूं। लेकिन गोली चलने से पहले ही वोंग हान असंभव तेजी से हिलता है। उसने अपनी अभी जली हुई सिगरेट हवा में फेंकी। छोटी सी चीज जैसे बिजली की तरह पिस्तौल को छूकर गोली का रास्ता बदल देती है। वोंग हान शांत होकर कहता है, मुझ पर बंदूक तानना मुझे पसंद नहीं। खतरा टलते ही वोंग हान डेस्क से ब्लैक कार्ड उठाता है। उसने उसे ऊपर उठाकर ठंडी आवाज में कहा, जिन लोगों ने कभी मेरे ऊपर बंदूक उठाई अब वे सब मर चुके हैं। फिर एक ही झटके में वह कार्ड की तेज धार को चाकू की तरह इस्तेमाल करता है और बॉल्डी लू की गर्दन पर गहरी कट लगाता है, एक सटीक जानलेवा वार। गैंग बॉस वहीं गिर पड़ता है, मर चुका है। ये खतरनाक नजारा देखकर पर्पल हेड औरत चीखों से भर उठती है और टैटू वाले थग वेन लॉन्ग हैरान होकर अपने गिरते हुए बॉस की लाश की तरफ ताकता है। वजह से अन्य गैंग मेंबर्स दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं और वे सन्न होकर चिल्लाते हैं कि उनका बॉस मारा गया है। हंगामे को अनदेखा करते हुए वोंग हान एक डरते हुए वेन लॉन्ग को पकड़ लेता है। उसने उसे 2 विकल्प दिए, सामान सौंपो और नया बॉस बन जाओ, या सामान सौंपो और बॉल्डी लू के साथ मौत को अपनाओ। इस अल्टीमेटम के सामने वेन लॉन्ग झट से फैसला कर लेता है। वह और बाकी सारे ठग अपनी हेड्स झुकाकर 9th यंग मास्टर के प्रति पूरी निष्ठा का वचन दे देते हैं और अपने पुराने बॉस की हरकत से दूरी बना लेते हैं। संतुष्ट होकर वोंग हान उनकी कसम स्वीकार कर लेता है और शांति से किसी को बोलता है कि उसे शिपमेंट तक ले जाओ। उसका मिशन अब पूरा हुआ। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के इम्पोजिंग हेडक्वार्टर्स के बाहर एक कार रुकती है। चिन्हाओ बाहर उतरता है, साथ में एक क्रचेज वाले भारी पट्टियों में लिपटे सबॉर्डिनेट। उसका आदमी घबराकर सलाह देता है कि सावधान रहे, वोंग हान को हल्के में मत लो। पर चिन्हाओ गुस्से से उसने सलाह को ठुकरा देता है और कहता है कि वह आज वोंग हान को मार ही डालेगा, चाहे जो भी हो। वो एंट्रेंस की ओर लड़खड़ाता हुआ चलता है, चिल्लाते हुए कि वह ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के बॉस से मिलने आया है। उसका चेहरा क्रोध से विकृत है और वो कसम खाता है कि जब तक गैंग का पुराना बॉस लू उसके लिए उस डिलीवरी वाले को नहीं हटाता, वह कोई दाम कम नहीं रोकेगा। इसी बीच अंदर ऑफिस में नई हियार्की बनी हुई है। वोंग हान गैंग के सदस्यों के सामने खड़ा होकर वेन लॉन्ग को नया लीडर नियुक्त कर देता है। वह घोषणा करता है कि अब वेन लॉन्ग ब्लैक ड्रैगन ग्रुप को संभालेगा और जो भी उसकी बात मानेगा उसके लिए आगे समृद्धि होगी। बाकी गैंग मेंबर्स तुरंत इसको मान लेते हैं और नए लीडर को सम्मान से संबोधित करने लगते हैं। जैसे ही नया ऑर्डर पक्का होता है, चिन्हाओ दहाड़ता हुआ ऑफिस में घुस आता है, पुराने लू को बुलाते हुए। वो कमरे में देखते हुए, जो अब नए मैनेजमेंट के अधीन है, गुस्से में पूछता है
कि पुराना बॉस कहाँ है। वह नए लीडर वेन लॉन को चुनौती देता है और उसे धत्ता बताकर कहता है कि वह यहाँ पुराने बॉस से एक बड़ा बिजनेस डील करने आया है। डेस्क के पीछे से वोंग हान शांत होकर कहता है कि पुराना लू अब यह नहीं है और अब यह उसकी कमान है। बदलाव स्वीकार करते हुए चिन्हाओ नए लीडर को बधाई देता है और सीधे अपनी पेशकश पर आता है। वह चाहता है कि वे किसी को मार कर दें और इसके लिए वह 50 करोड़ देने को तैयार है। यह सुनकर वेन लॉन्ग की रुचि जाग जाती है। वह पूछता है कि टारगेट कौन है। चिन्हाओ बताता है कि जिसको वह मरवाना चाहता है वह एक साधारण डिलीवरी बॉय है। वेन लॉन्ग इस प्रस्ताव पर हंसता है, सोचकर कि 50 करोड़ देकर एक मामूली डिलीवरी ड्राइवर को मारवाना बेतुका है, और कहता है कि चिन्हाओ मजाकिया जगह आ गया है। पर चीख पीट से भरकर चिन्हाओ गुस्से में जोर देकर कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। वह बेचैन होकर समझाता है कि उसी डिलीवरी वाले ने उसे बेहाल कर दिया, उसकी औरत छीन ली और इसके लिए उस ड्राइवर को मरना ही होगा। वेन लॉन्ग के लिए ये एक फायदे का मौका था। जैसे ही उसने देखा कि उसकी पहली बड़ी डील इतनी जल्दी आ गई है, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो शांत आवाज में चिन्हाओ को चिल्लाते हुए कहता है, इतना डिलीवरी वाले के पीछे क्यों पापा? ठीक है, हम इसे संभाल लेंगे। चिन्हाओ जिद पर अड़ा, नहीं, मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। मुझे पता है ये कहाँ रहता है और मैं वहीं रहना चाहता हूँ जब उसे मारा जाएगा। वेन लॉन्ग ने आसानी से माना। ठीक है, मैं अपने लोगों को इकट्ठा कर लूंगा, तेरी खुशी के मुताबिक सब हो जाएगा। चिन्हाओ ने भरोसे से अपने लोगों को इकट्ठा किया और एक कॉन्फिडेंट इशारा करते हुए कहा, चलो सब मिलकर मेरी बदला लेने में मदद करेंगे। उसके अनुयायियों ने वफादारी से जवाब दिया, हाँ ब्रदर लॉन्ग। दृश्य फिर XX फूड डिलीवरी सेंटर पर लौटता है, जहां वोंग हान अपना डेली जॉब कर रहा है। अब यूनिफॉर्म में सहकर्मियों ने उसका अभिवादन किया और कहा कि वो कई दिनों से गायब था और बॉस उसे ढूंढ रहा था। वोंग हान ने शांत होकर कहा कि वो डिलीवरीज खत्म करके बॉस से मिल जाएगा। उसने सिगरेट जलाई। सहकर्मी कार में बैठकर विदा लेते हैं। वोंग हान अपनी लाल मोटरसाइकिल पर बैठा, एक कूल आत्मविश्वास लिए। लेकिन जैसे ही वो ड्राइव कर रहा था, एक काली वैन अचानक कर्री के सामने कट मारकर आई। वैन का साइड डोर स्लाइड हुआ और एक गुस्से में चिल्लाता चिन्हाओ बाहर निकला। हाथ में भारी मेटल पाइप थामे उसने वोंग हान की तरफ भयानक नजर से देखा और घट कर बोला कि वह शर्त लगाता है कि वोंग हान ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। वोंग हान बेपरवाह खड़ा रहा और माना, ये मुकाबला थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। अंधाधुंध गुस्से में चिन्हाओ ने पाइप घुमाया और चिल्लाया कि वो वोंग हान को घुटनों पर लाकर रोएगा। वोंग हान पूरी सर्दी से झटके में साइड स्टेप कर गया और चिन्हाओ जैसे ही उसके पास से गुजरा, वोंग हान ने अपनी अभी जलती सिगरेट चुटकी से फेंक दी, सीधा चिन्हाओ के खुले मुंह में। अचानक जलन और दर्द से चिन्हाओ चीखा। संभलने से पहले वोंग हान ताना मारता, कौन था जिसने घुटने टेकने को कहा था? और फिर उसने उसके पेट पर जोरदार नी और पीठ पर एक बेरहम एल्बो मारा, चिल्लाते हुए कि अब तू घुटने टेकेगा। एक के बाद एक वार से चिन्हाओ सहम कर घुटनों के बल गिर पड़ा। अपमानित होकर उसने टैटू वाले गैंग लीडर वेन लॉन्ग पर चिल्लाया, क्यों खड़े हो? तुमको तो पैसे मिल रहे हैं जो तुम खड़े होकर देख रहे हो, काम कर। ठीक उसी समय वेन लॉन्ग और उसके आदमी वैन से निकले। वेन लॉन्ग ने सिगार जलाई और ऐशो शौकत भरे लहजे में कहा कि वो जानना चाहता है, क्या सभी डिलीवरी वाले इस तरह के टफ होते हैं? जमीन पर पड़ी हालत में चिन्हाओ ने एक क्रूर हुक्म दिया। वह बोला कि वोंग हान को जल्दी मत मारो, उसे धीरे धीरे यातनाएं दी जाएं ताकि उसकी मौत से भी बदतर तकलीफ हो। वेन लॉन्ग वोंग हान के पास आया और एक परिचित अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा, ऊपर से नौमिसाजी करते हुए कहा, दोस्त। पर जैसे ही वोंग हान अपना सिर घुमाता है, वेन लॉन्ग का घमंडी हंसना गायब हो गया और उसकी जगह प्योर शॉक और डर आ गया। उसे अब समझ में आया कि सामने कौन खड़ा है। फौरन वोंग हान गर्म होकर पूछता है, किसको तू दोस्त कह रहा है? और उसने वेन लॉन्ग का सिर पकड़कर उसका चेहरा खुद अपने जलते सिगार पर जोर से घुमा दिया, उसे जलील कर दिया और जलाया। डरे और घायल हुए गैंग लीडर के ऊपर खड़े होकर वोंग हान ताना मारता है, थोड़े मिनटों के बॉस बनकर क्या तू घमंड में आ गया? पिघलते हुए दर्द में वेन लॉन्ग हाथ पकड़े हुए हकलाया और भय में सच्चा नाम लेकर बोला, 9th यंग मास्टर, और बार बार माफी मांगी। कसम खाई कि अगर उसे पता होता कि सामने कौन है तो वह कभी हिम्मत नहीं करता। चिन्हाओ हैरान होकर उस टाइटल को नजरअंदाज करता है और उसे आगे बढ़ने का आदेश देता है, पर डर के मारे वेन लॉन्ग तुरंत अपने पुराने क्लाइंट पर पलटा। उसने जोरदार किक मारी और चिल्लाया, ये वही बेवकूफ है जिसने 9th यंग मास्टर पर हमला करने की सोची थी। उस एक शक्तिशाली किक से चिन्हाओ उड़ता हुआ सड़क पर जा गिरा। वोंग हान चिन्हाओ के ऊपर पैर रखकर अंतिम ठंडी चेतावनी देता है, ये आखिरी बार है। अगर अपनी जान की कदर है तो तुम फिर कभी मुझे प्रोवोक मत करोगे। दर्द से चिल्लाते हुए चिन्हाओ टुक टुक कर कहता है कि उसने समझ लिया। वोंग हान फिर गंभीर हो जाता है।
और सुच्ची मेरी पत्नी है, उससे दूर रहना। वो थप्पड़ मारता हुआ जोड़ता है, इस बार तेरा हाथ टूटा है, पर अगली बार इतनी किस्मत नहीं होगी। वोंग हान ने अपनी बात जोर देकर साबित करने के लिए चिन्हाओं के पट्टी वाले सिर पर अपने जूते को घसीटा, जिससे चिन्हाओं दर्द से चीखा। स्थिति काबू में आने के बाद वोंग हान ने फोन निकाला और कहा कि फिर से देर हो जाएगी। पीछे वेन लॉन्ग और उसके आदमी चुपचाप और सम्मान से खड़े थे। जैसे ही वोंग हान निकलने की तैयारी करता है, चकराया हुआ चिन्हाओं मुश्किल से उठता है। अभी भी समझ नहीं पाया, वो वेन लॉन्ग पर चिल्लाया, एक डिलीवरी वाले को भी संभाल नहीं पाए। वोंग हान गंभीर चेहरा लिए अपने पुराने क्लाइंट की तरफ मुड़ता है। उसने कहा, जो आदमी तुम डिलीवरी गाय कहते हो उसे तुम कभी ऑफेंड नहीं कर सकते। समझ ले, तुमने अभी सिर्फ अपनी हिम्मत का अंदाजा लगाया है। अपने डिलीवरीज जारी रखते हुए वोंग हान एक पुराने जर्जर अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचता है। धुंधले गंदे हॉलवे में फूड पैकेज उठाए चलते हुए वो खुद से सोचता है कि ये जगह कितनी बर्बाद है। सही अपार्टमेंट ढूंढकर उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलता है और सामने मेसी ब्लू हेड औरत वाला आदमी खड़ा है, जिसकी नजर खतरनाक है। वोंग हान पेशेवर अंदाज में कहता है, कुल 20 डब्ल्यू है, कैश दोगे या कोड से? आदमी कर्टली कहता है, कैश से दूंगा। जैसे ही आदमी पैसे निकालने की कोशिश करता है, वोंग हान की शक भड़कती है। थोड़ी देर में शक पक्की हो जाता है जब उसने आदमी के पीछे झांक कर देखा। वहां डरती हुई औरत है, उसके कपड़े फटे हुए, मदद के लिए हाथ हिला रही है। वो बंदी है। जैसे ही वो आवाज निकालती, दूसरा आदमी उसके सिर पर वार करता है और चुप रहने को कहता है। वोंग हान का रूप तुरंत बदल जाता है। नीले बाल वाला आदमी उसे पैसे देकर भगाने की कोशिश करता है, गुस्से में चिल्लाता है कि उसका काम नहीं, और दरवाजा जोर से बंद कर देता है। अंदर दोनों अपराधी घबरा जाते हैं। उन्होंने देखा कि डिलीवरी गाय ने सब देखा। एक कहता है, क्या करें? और दूसरा बिना हिचकिचाए कहता है, उसे मार दो। हॉलवे में खड़े वोंग हान सिर पकड़कर सोचता है कि उसकी किस्मत कितनी खराब है कि ऐसे हालात में फंस गया। दरवाजा फिर से खुलता है। नीले बाल वाला आदमी चाकू लेकर उस पर हमला करने आता है। तैयार, लेकिन हैरान वोंग हान पूछता है, सच में मारने की कोशिश कर रहे हो? चाकू वाले हमला करते ही वोंग हान तुरंत नीले बाल वाले को किक मारता है, उसे उड़ाकर चाकू छीन लेता है। दरवाजे पर खड़े होकर वोंग हान अनॉयंस में सोचता है, सिर्फ डिलीवरी भी हाथ गंदा करवा रही है। अंदर दूसरा किडनैपर समझ जाता है कि डिलीवरी गाय ट्रेंड फाइटर है। गुस्से में वह मचेटे लेकर वोंग हान की तरफ दौड़ता है, चिल्लाते हुए, मर जा। वोंग हान बिना डर के हमला रोकता है, आदमी की कलाई पकड़ता है और उसकी पैथेटिक स्किल्स पर ताना मारता है। फिर बेरहम एल्बो मारता है और आदमी को जमीन पर गिरा देता है, मदद के लिए रोते हुए। दोनों आदमी न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। वोंग हान दरवाजा बंद करता है और गंभीर नजर से पीड़ित की तरफ मुड़ता है। वह डरती हुई जवान लड़की को देखता है, जो बिस्तर से बंधी हुई है और मदद मांग रही है। वोंग हान पास जाकर उसे धीरे धीरे खोलने लगता है और पूछता है, तुम चल सकती हो? लड़की पुष्टि करती है और वोंग हान उसका जैकेट उसके कंधों पर रखता है। वह बताता है कि पुलिस को बुला दिया है और उसके परिवार को फोन करने की पेशकश करता है, जिसे लड़की मान जाती है। वह कहता है कि वह बाहर जाकर दोनों लोगों को बांध देगा ताकि वो भाग न सकें, और लड़की को उसका फोन छोड़ देता है। वोंग हान दोनों किडनैपर्स को पीठ से पीठ पर बांध देता है और कहता है कि उन्हें वही मिला जो उन्होंने लायक था, क्योंकि वे उससे टकराए। बचाई गई लड़की इम्प्रेस्ड होकर उसके पास आती है कि उसने खुद ही दोनों को संभाला। वह धन्यवाद देती है और अपना नाम बताती है, शावन जिंग। वोंग हान विनम्रता से जवाब देता है कि कोई परेशानी नहीं और अपना नाम बताता है। शावन जिंग फोन पकड़े हुए शायद अपने परिवार को कॉल करने के बाद सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन में फोन वोंग हान को वापस देती है। वह पेशेवर अंदाज में जवाब देता है, लेकिन दूसरी तरफ गुस्साई महिला आवाज में चिल्लाती है, क्या तुम इतने साहसी हो गए कि बिना परिवार को बताए शादी कर रहे हो? वोंग हान के चेहरे पर पैनिक की लहर दौड़ती है, क्योंकि वह हकलाते हुए पहचानता है कि कॉल उसकी बड़ी बहन की है। महिला उसे आज्ञा देती है कि वह उसी रात जांगिंग में उससे मिले और अपनी नई मंगेतर को साथ लाए। वोंग हान सिर्फ नर्वस होकर मान जाता है। जैसे ही महिला अब्रप्टली कॉल काट देती है, वोंग हान फ्रस्ट्रेटेड होकर मटर करता है कि वो हमेशा बिना वार्निंग कॉल काट देती है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और एक बुजुर्ग आदमी दो पुलिस वालों के साथ चीखता है, शावन जिंग। खुशी में शावन जिंग अपने पिता की तरफ दौड़ती है, जबकि वोंग हान शांत होकर टाइड अप क्रिमिनल्स के पास खड़ा है। उसके पिता उसे टाइट हग में ले लेते हैं, रिलीव्ड होकर पूछते हैं कि क्या वह सेफ है। शावन जिंग अपने वरिड पिता को भरोसा दिलाती है कि वह अनहार्म्ड है और वोंग हान की तरफ इशारा करती है, इस आदमी ने मुझे बचाया। दो पुलिस वाले टाइड अप क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और लीड ऑफिसर उन्हें ले जाने का आदेश देता है। वोंग हान पास खड़े होकर कहता है कि वही उन्हें नॉकआउट किया। शावन जिंग के पिता वोंग हान के पास आते हैं, फॉर्मली धन्यवाद देते हैं
और पूछते हैं कि क्या उसने दोनों थग्स को संभाला। वोंग हान शांत होकर कंफर्म करता है कि हाँ, उसने किया। बुजुर्ग आदमी इम्प्रेस्ड है, सोचता है कि ये डिलीवरी गाय सच में हिडन ड्रैगन है। उसकी पावरफुल ऑरा देखकर वह मेंटली असेस करता है कि वोंग हान कम से कम थोड़ा ग्रैंड मास्टर ही होगा। वह अपना परिचय देता है, मैं शाओ तियानशियांग हूँ, और वोंग हान को अपना बिजनेस कार्ड देता है। कहता है कि वह उसका बहुत बड़ा कर्जदार है और जांगनिंग सिटी में कभी मदद चाहिए तो उसे कॉल करे। वोंग हान कार्ड स्वीकार करता है और व्हाइट टाइगर मार्शल आर्ट्स हॉल के नाम को पहचानते हुए पॉलिटली प्रॉमिस करता है कि वह समय मिलने पर आएगा। जैसे ही वोंग हान कहता है कि उसे और बिजनेस है और जाने लगता है, शाओ तियानशियांग उसे रोकने की कोशिश करता है। वह 50,000 महीने का जॉब ऑफर करता है, मानते हुए कि फूड डिलीवरी से बेटर पे मिलेगा, लेकिन वोंग हान पॉलिटली डिक्लाइन करता है। जाते हुए शाओ तियानशियांग सोचता है कि इतनी यंग उम्र में टैलेंट कितनी इंप्रेसिव है। शाओ वनजिंग वोंग हान को याद दिलाती है कि उसने जैकेट भूल गया है, लेकिन वह पहले ही जा चुका है। नीचे स्ट्रीट पर वोंग हान अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चलता है जबकि पुलिस किडनैपर्स को अपने कार में लौट कर रही है। बाइक पर बैठकर सोचता है कि सिर्फ एक डिलीवरी ने उसे कितना ट्रबल दिया। काम निपटाने के बाद वह डिसाइड करता है कि अब सूकी को ढूंढने का समय है। वह मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और तेजी से निकल जाता है। कहानी शिफ्ट होती है सू ग्रुप स्काईस्क्रेपर में। ऑफिस में सूकी अपने डेस्क पर बैठी है जब एक आदमी ब्लू सूट में एंटर्स करता है। वह बताता है कि उसने श्वेव से सुना कि सूकी परेशानी में है और तुरंत ओवरसीज से वापस आ गया मदद करने। आदमी लिन जिंगपांग उसे रिएश्योर करने की कोशिश करता है, लेकिन सूची ठंडे अंदाज में रिजेक्ट करती है, कहती है कि कंपनी ने ऑलरेडी सोल्यूशन निकाल लिया है और उसकी मदद नहीं चाहिए। लिन जिंगपांग बिना हिम्मत हारे इंसिस्ट करता है कि वह हमेशा उसके पास रहेगा। वह कन्फेस करता है कि उसने अब्रॉड कई महिलाओं को रिजेक्ट किया क्योंकि वह सिर्फ सूची को चाहता है। इरिटेटेड सूची खड़ी होकर डिमांड करती है कि वह दूर रहे और उसे प्रॉपर नाम सूची से बुलाए। लिन जिंगपांग इग्नोर करता है और उसकी आर्म पकड़ता है, डेस्परेटली कहता है कि वह उसकी वुमन बने और सब कुछ देगा। अपनी लिमिट तक पहुंचकर सूची उसे जोर से स्लैप मारती है। वह कहती है, अपने आप को रिस्पेक्ट करो, और शॉकिंग ट्रूथ रिवील करती है कि वह ऑलरेडी मैरिड है और प्रेग्नेंट भी। स्टन्ड लिन जिंगपांग अपने चीक को पकड़ता है, मानने से इनकार करता है और अक्यूज करता है कि वह झूठ बोल रही है। उसी समय ऑफिस का दरवाजा खुलता है और वोंग हान 2 फूड कंटेनर्स लेकर एंटर्स करता है। वह सीन देखता है और खुद से सोचता है कि उसके कई लव राइवल्स हैं। अपॉर्चुनिटी सीज करते हुए सूची स्टन्ड लिन जिंगपांग की तरफ जाती है और वोंग हान को स्कोल्ड करती है कि उसने नॉक क्यों नहीं किया, प्रिटेंड करके उसे डिसोबीडियंट एम्प्लॉई जैसा ट्रीट करती है। वोंग हान खेलता है और पूछता है, क्या हुआ? सूची फिर वोंग हान के पास आती है और उसका आर्म पकड़ती है। वह लिन जिंगपांग को एक्सप्लेन करती है कि वोंग हान ने उसे खाना लाया क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और भूखी नहीं रह सकती। फिर शॉक्ड आदमी की तरफ देखते हुए सूची फॉर्मली वोंग हान को अपने पति के तौर पर इंट्रोड्यूस करती है। जैसे ही वह हस्बैंड शब्द कहती है, उसके अंदर एक वार्म फीलिंग फैलती है और वह हल्की मुस्कान के साथ उसके पास झुक जाती है। लिन जिंगपांग डेवस्टेटेड हो जाता है। वह कांपता हुआ अपनी उंगली कपल की तरफ उठाता है और डिसबिलीफ में पूछता है कि क्या यह आदमी सच में उसका पति है। प्रोटेक्टिवली आगे बढ़ते हुए वोंग हान उसे दरवाजे की तरफ इंगित करता है और कहता है कि वह और उसकी वाइफ चाहते हैं कि वे अकेले लंच एंजॉय करें। जैसे ही लिन जिंगपांग प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, वोंग हान बस अपनी बात दोहराता है और कपल उसका बैक कर देती है। डिफीटेड, लिन जिंगपांग बाहर चला जाता है, वाविंग कि वह कभी गिव अप नहीं करेगा। जैसे ही वह चला जाता है, सूची वोंग हान को कहती है कि फ्रंट डेस्क को इंस्ट्रक्ट करे कि इरेलेवेंट लोगों को फिर कभी अंदर ना आने दे, वरना वे फायर होंगे। अनवेलकम गेस्ट चले जाने के बाद वोंग हान फूड टेबल पर रखता है। वह एम्यूजमेंट में कमेंट करता है कि उसका रिवल काफी वीक था क्योंकि वह पहले ही भाग गया, जबकि उसे मूव लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसे ही वे बैठकर खाना खाते हैं, वोंग हान सूची के पीछे खड़ा होकर उसके शोल्डर्स मसाज करता है। सूची कहती है कि टेक्निकली लिन जिंगपांग उसका लव राइवल नहीं है क्योंकि उनके बीच कोई फीलिंग्स नहीं है। वोंग हान बस मुस्कुराता है और कहता है कि उसे समझ आ गया। जैसे ही सूची खाना शुरू करती है, वोंग हान प्लेफुली उसके फूड कंटेनर का लिड बंद कर देता है। इरिटेटेड, वह पूछती है कि वह क्या कर रहा है। वह टीज करता है कि चूंकि उनके बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, वह उसका खाना शेयर नहीं करने देगा। फायर्ड अप, सूची रिटॉर्ट्स करती है कि वह ही उसे प्रेग्नेंट कर चुका है, इसलिए उसे फीड करना पड़ेगा। एक बाइट लेने के बाद वह स्वीकार करती है कि वोंग हान का कुकिंग एक्सीलेंट है और वोंग हान प्लीज दिखता है। वह कहती है कि उसके कुकिंग इतना अच्छा है, वह डिलीवरी जॉब छोड़ दे और वह उसके लिए रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन वह एरोगेंटली रिप्लाई करता है कि सिर्फ कोई भी उसकी कुकिंग टेस्ट करने के लायक नहीं है। पाउट करते हुए सूची पूछती है कि क्या उसने पहले कई औरतों के लिए कुकिंग की है। वह अश्योर करता है कि उसने केवल एक औरत के लिए ही कुकिंग किया है।
फिर करेक्ट करके टीज करता है कि चूंकि उनके बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, वह केवल बच्चे के लिए कुक कर रहा था। सूची उसकी बात पर स्कॉफ करती है। सब्जेक्ट चेंज करते हुए वह पूछती है कि वह अपनी वर्क यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रहा। यह क्वेश्चन वोंग हान को याद दिलाती है कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया। स्ली स्माइल के साथ वह एक्सप्लेन करता है कि डिलीवरी से पहले उसे एक सेक्सी बेब को रेस्क्यू करना पड़ा और उसने अपनी जैकेट उसे दे दी। उसका कैजुअल कमेंट तुरंत सूची की जेलसी ट्रिगर करता है। फ्यूरियस, वह उसे बाहर किक करती है, कहती है कि वह अपनी सेक्सी बेब ढूंढे। कंफ्यूज्ड वोंग हान सोचता है कि वह अचानक इतना एंग्री क्यों हुई। जैसे ही दरवाजा बंद होता है वह पैनिक में है, रियलाइजिंग कि प्रेग्नेंट महिलाएं अपसेट नहीं होनी चाहिए, और हॉलवे से उसे काम करने की कोशिश करता है। अपने ऑफिस में अभी भी गुस्साई सूची खुद से मटर करती है सेक्सी बेब के बारे में, और वोंग हान को कहती है कि वह बस अपना फूड डिलीवर करे। उसकी एंगर इंटरप्ट होती है जब उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। यह वोंग हान का टेक्स्ट है। उसने प्लेफुली अपना कॉन्टैक्ट द चाइल्ड्स फादर और सूची का द चाइल्ड्स मदर सेव किया है। उसका मैसेज कहता है कि उसका मील एंजॉय करे, वह बाहर बेबी फॉर्मूला के लिए पैसे कमाने जा रहा है, और उसे बताए कि डिनर में क्या चाहिए। उसका मैसेज सूची का मूड सॉफ्टन करता है और उसकी फेस पर हल्की मुस्कान आती है। वह रिप्लाई करती है कि वह अपने फैमिली के घर डिनर के लिए जा रही है और वह उसके साथ आए। जब वह पूछता है कि उसका रोल क्या होगा, वह फर्मली रिप्लाई करती है, एज द चाइल्ड्स फादर। बाहर वोंग हान अपने फोन को देखते हुए सोचता है कि वह कितनी स्टबर्न वुमन है। वह अम्यूज्ड होकर मुस्कुराता है कि वह उसे सीधे हस्बैंड नहीं कह रही। फिर वह अपनी मोटरसाइकिल पर चढ़ता है और तेजी से निकल जाता है। उस शाम एक रेड स्पोर्ट्स कार सू फैमिली के मॉडर्न घर के सामने रुकती है। वोंग हान अब स्मार्ट सूट में सूची के साथ घर में आता है, जो अनाउंस करती है कि वे पहुंच गए हैं। वे तुरंत उसके मदर यांग हुई मिन से कन्फ्रंट होते हैं, जो गुस्से में पूछती हैं कि सूची फिर से यह थिंग घर क्यों लेकर आई। स्टैंडिंग हर ग्राउंड, सूची वोंग हान का आर्म पकड़ती है और स्टनिंग डिक्लेरेशन करती है कि वे ऑलरेडी मैरिड हैं, इसलिए उसके पति को घर लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये न्यूज उसकी मदर को शॉक और रेज में डाल देती है। वह अक्यूजिंग फिंगर उठाकर डिसबिलीफ में चीखती है कि सूची ने डिलीवरी गाय के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया, और पूछती है कि क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। वोंग हान उसके साथ खड़ा था और सूची ने तीखे लहजे में कहा, मुझे पूरी जानकारी है कि मैं क्या कर रही हूँ। बहस बीच में ही उसके पिता सूजाए और भाई सुले ने काट दी। ऊपर से सूजाए चिल्लाया, खाना खाते वक्त लड़ना बंद करो। चकित कर देने वाली बात यह थी कि सुले ने अपनी बहन का बचाव किया। उसने कहा, वो अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकती है। फिर मुस्कुराकर वोंग हान की तरफ मुड़कर बोला, भाई इन लॉ, बैठो, खाना अभी तैयार होगा। तनाव कम करने की कोशिश में सुजाए ने अपनी बेटी से कहा कि ऊपर जाकर कपड़े बदल ले और फिर खाना खाओ। सुच्ची और वोंग हान सीढ़ियां चढ़ने लगे। परिवार उनकी ओर नाखुशी से देख रहा था। जब वे सुनने की दूरी से बाहर गए, यांग हुई मिन ने अपने बेटे से तकरार भरे स्वर में पूछा कि वह अपनी बहन को कचरा से क्यों शादी करने दे रहा है। मामूली मुस्कान के साथ सुले ने अपनी साजिश का खुलासा किया। उसने पहले ही चिन्हाओं को बुला रखा था, जो आ रहा था। माँ खुश हुई और दोनों ने शातिर मुस्कान के साथ सोचा कि कब ये कचरा सीख पाएगा। थोड़ी देर बाद एक मेहमान आया। सुले और उसके माता पिता ने उसे डिनर टेबल पर बुलाया। यंग मास्टर चिन। मेहमान चिन्हाव ही था, सुच्ची का छोड़ा हुआ मंगेतर। वह चिढ़ा हुआ लगा और उसने सुले से पूछा कि उसे इतनी जल्दी क्यों बुलाया। सुले ने कहा, धीरज रख, एक सरप्राइज है। तभी सुच्ची और वोंग हान नीचे उतर आए। चिन्हाव को टेबल पर देखकर सुच्ची ठिठक गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वह यहाँ कैसे आया। उसकी माँ ने ताने मारते हुए कहा कि सुच्ची ही धीरे है, और कहा, तुम नहीं देखती कि हमारा गेस्ट आ चुका है। सुच्ची ने पूछा कि वह पारिवारिक डिनर में क्यों है। यांग हुई मिन ने हंसकर उसे अनदेखा किया और कहा कि वह चिन्हाव के बगल में बैठ जाए। जैसे ही वे टेबल के पास पहुंचे, सुच्ची और वोंग हान ने देखा कि खाली सिर्फ एक कुर्सी है। यांग हुई मिन ने जानबूझकर ताना मारा, यहाँ कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं बैठ सकता। वोंग हान ने बिना डरे पलटकर चुनौती दी, क्यों चिन्हाव को सीट मिली और मुझे नहीं। यांग हुई मिन ने उसे तुच्छ समझते हुए कहा, खुद को देख, तू कैसे यंग मास्टर चिन से खुद की तुलना कर सकता है। बेचैनी में सुजाए ने कड़वी आवाज में कहा, खाओ, जो सीट नहीं पाए वो फर्श पर बैठ जाए। वफादारी दिखाते हुए सुच्ची वोंग हान की तरफ मुड़ी और आखिरी कुर्सी उसे दे दी। मैं खड़ी रहूंगी। सुजाए अपनी बेटी की बगावत से भड़क उठा और तालिका पर हाथ मारकर चिल्लाया, तेरा क्या काम है, बैठ जा और चिन्हाव के साथ खा। पर वोंग हान बस चुपचाप चिन्हाव के पीछे खड़ा रहा। उसकी घिसी हुई निगाहें उसी पर टिकी थीं। चुप्पी का दबाव बहुत भारी था। एक घबराए हुए, पसीने से तर चिन्हाव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसने हकलाते हुए अपनी कुर्सी वोंग हान को दे दी। सम्मान से बोला, ब्रदर वोंग, मैं खड़ा रहूंगा। पूरी सू फैमिली सन्न रह गई।
यांग हुई मिन चीखी। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपनी सीट नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसे आदमी हमारी टेबल के लायक नहीं। पर चिन्हाओ ने अड़े हुए कहा, अगर ब्रदर वोंग लायक नहीं है तो मैं और भी कम हूं। उसने कुर्सी खींची और वोंग हान को बैठने के लिए कहा। वोंग हान कुर्सी लेकर सुची की तरफ मुड़ा, जो अभी भी खड़ी थी। उसने बच्चे की मां से कहा कि वह बैठ जाए, तुम गर्भवती हो, खड़ी मत रहो। फिर उसने अपनी प्लेट से एक टुकड़ा मांस उसकी थाली में रख दिया और कहा, ज्यादा खाओ। परिवार चकित होकर देख रहा था। उनके मेहमान ने इतना विनम्र और सबमिसिव व्यवहार दिखाया और वे भ्रमित थे। अपनी चाल उलटी पड़ते देख सुले आगे आया और चिन्हाओ के कंधे पर हाथ रखकर बोला कि उसके पास उसके लिए सरप्राइज है, ताकि वह फिर से काबू पा सके। डिनर के दौरान वोंग हान ने साजिश करने वालों को नजरअंदाज करते हुए सुची से कहा कि खाना खाए, और उसने टोस उठाया और उसे हल्के से याद दिलाया कि वाइन कम पीना है। इधर चिन्हाओ चिढ़कर सुले से पूछता है कि उसकी सरप्राइज क्या है और धमकी देता है कि वह जा रहा है। सुले शातिर मुस्कान के साथ बोला और फुसफुसाया कि उसने सुची की वाइन में नशीला मिला दिया है, जैसे ही वह पिएगी वह बेसुध हो जाएगी और चिन्हाओ उसे भोग सकेगा। ये सुनकर चिन्हाओ होश उड़ा देता है। वह गुस्से में सुले को पकड़ता है और समझ जाता है कि यह एक जाल है जो वोंग हान के गुस्से से उसे मारवा देगा। वह बददुआ देता है और अचानक मेज के पार चिल्लाकर सुच्ची को चेतावनी देता है, सुच्ची, वो वाइन मत पियो, उसमें कुछ मिलाया गया है। सुच्ची को इस खुलासे ने हिला दिया। डर के मारे चिन्हाओ तुरंत सुले की ओर इशारा करता है। बेताबी में कहता है कि यही भाई उसे नशीली वाइन देने की कोशिश कर रहा था। अपने ही भाई से धोखा खाने के बाद गुस्साई सुच्ची खड़ी हो जाती है और पूरा नशीला वाइन सुले के चेहरे पर फेंक देती है। शर्मनाक, वह चिल्लाती है। वाइन से भीगी और अपमानित सुले पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। अपनी पत्नी की सुरक्षा पर खतरे को देखकर वोंग हान का क्रोध जाग उठता है। उसकी आंखें लाल चमकती हैं। वह सुले को उसकी शर्ट पकड़ते हुए कहता है, छोटे बदमाश, और एक ही डेवस्टेटिंग पंच उसके चेहरे पर मार देता है। बेहोश सुले के ऊपर खड़े होकर वोंग हान ठंडी आवाज में चेतावनी देता है, अगर तुमने कभी मेरी पत्नी को छुआ तो मैं नहीं रुकूंगा। अपने परिवार की पाखंडपूर्ण हरकतों से तंग आकर सुच्ची कहती है, यह घर गंदगी से भरा है। वह और वोंग हान एक साथ मुड़कर बाहर निकल जाते हैं। पीछे छूटता हुआ सुले फर्श पर पड़ा। सुले के माता पिता तुरंत बेटे के पास भागते हैं। चिंता जताते हुए पूछते हैं कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बाद में जब वे गाड़ी में बैठकर उस अफरा तफरी वाली जगह से दूर जा रहे होते हैं तो कार में मौन टूटा। सुच्ची वोंग हान की ओर मुड़कर पूछती है, चिन्हाओ तुमसे इतना डर क्यों रहा है? वोंग हान आराम से उसकी बात टालते हुए एक घमंडी मुस्कान देता है। कुछ लोगों की समझदारी नहीं होती, उन्हें एक अच्छी थप्पड़ के बाद ही सीखने को मिलता है। सुच्ची अपनी आंखें घुमाती है और फुसफुसाती है, तुम तो बड़े घमंडी हो। तुम्हारे इस बैकग्राउंड के कारण तुम्हारे लिए मेरे परिवार में रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। वोंग हान बेफिक्र रहते हुए पीछे झुकता है, मुस्कुराता है। उनके नियम मेरे नियमों के सामने कुछ नहीं। उनकी बातचीत तभी अचानक कट जाती है जब वोंग हान का फोन बजता है। उसकी आत्मविश्वासी मुस्कान गायब हो जाती है। उसकी जगह डर और चिंता भरा चेहरा दिखता है। वह खुद से बड़बड़ाता है, अब मैं फंस गया। स्क्रीन पर संदेश आता है, आई हैव अराइव, यू हैव 10 मिनट्स टू अपीयर। वोंग हान का चेहरा भय से सिहर जाता है। वो आ गई है, वह फुसफुसाता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग में सुच्ची उसकी घबराई हुई हालत देखकर पूछती है, कौन आया है जो तुम्हें इतना डरा सकता है? वोंग हान सांस छोड़ते हुए चेतावनी देता है, मेरी बड़ी बहन, कुछ भी गलत मत बोलना, हमारे परिवार के बहुत नियम हैं। संदेह के साथ सुच्ची हंसते हुए कहती है, तुम्हारा हम्बल परिवार, ऐसे नियम जो किसी को डरा दें? वोंग हान कोई जवाब नहीं देता, बस चेतावनी दोहराता है, जल्दी ही पता चलेगा, शब्दों का ध्यान रखना। जैसे ही वे उसके अपार्टमेंट में प्रवेश करते हैं, एक शख्स इंतजार कर रहा है। सोफे पर पैर क्रॉस किए सिगरेट पीती हुई महिला अद्भुत शक्ति और डरावनी उपस्थिति लिए खड़ी है। वोंग हान मजाकिया ढंग से मुस्कुराते हुए स्वागत करता है। बहुत मिस किया तुम्हें, वह कहता है। याओ रुआंग, वोंग हान की बड़ी बहन, बिना प्रभावित हुए उसकी ओर केवल एक शब्द में जवाब देती है, नील। सुच्ची हैरान रह जाती है। आमतौर पर घमंडी वोंग हान तुरंत घुटनों के बल गिर जाता है। याओ रुआंग फिर अपनी तीखी नजरें सुच्ची पर लगाती है। आओ, वह आदेश देती है। सुच्ची प्रतिक्रिया देने से पहले वोंग हान हस्तक्षेप करता है, वो गर्भवती है, वह घुटनों पर नहीं बैठ सकती। याओ रुआंग सुच्ची के हाथ की ओर देखती है, उसका चेहरा ठंडा और पढ़ने लायक नहीं। फिर गर्भावस्था को पहचानते हुए उसका व्यवहार थोड़ी देर के लिए नरम पड़ता है, लेकिन केवल क्षणिक। अचानक उसका शांत चेहरा टूट जाता है। याओ रुआंग झपाटे से उठती है और घुटनों पर बैठे वोंग हान को जोरदार किक मारती है, जिससे वह कमरे में उड़कर गिर जाता है। वह गुस्से में चिल्लाती है,
कुछ साल विदेश में बिताने से तुम्हें केवल बुरी आदतें सीखने को मिली हैं। चकित वोंग हान बैठकर मदद मांगता है, लेकिन याओ रुआंग उसके ऊपर मंडराती है। पहले तुम्हें पारिवारिक सजा मिलेगी, वह घोषित करती है, फिर ही तुम्हें बोलने की इजाजत मिलेगी। इसी दृश्य को देखकर सुच्ची तुरंत आगे बढ़ती है। वह वोंग हान के लिए अपनी बाहें फैलाकर सुरक्षा कवच बनाती है और याओ रुआंग का सामना करती है। मैं तुम्हारे परिवार के नियम नहीं जानती, वह दृढ़ता से कहती है, लेकिन यह असंगत है कि बिना जाने उसे मारो कि उसने क्या गलत किया। यांग बहुत कामली समझाती है कि वांग परिवार के रूल्स बस सिंपल वर्च्यूज हैं, जैसे कि बेनेवोलेंस और इंटेग्रिटी। लेकिन सुची चैलेंज करती है और पूछती है कि उसने कौन सा रूल तोड़ा है। यांग कोल्ड प्रिसीजन के साथ उसके 3 गलतियों की लिस्ट देती है। पहली, बिना एल्डर्स को इन्फॉर्म किए शादी करना डिसरिस्पेक्टफुल है। दूसरी, शादी से पहले किसी औरत को प्रेग्नेंट करना इमोरल है। और तीसरी, अपने लिए अनवर्दी पार्टनर चुनना अनवाइज है। ये आखिरी इंसल्ट सुकी को गुस्से में ला देता है। अपने हाथें बांधे हुए वह पूछती है कि आखिर उसके भाई के लिए कौन सी लड़की वर्दी होगी। यांग फिर उनके फैमिली द्वारा अरेंज्ड हाई स्टेटस वुमेन की लिस्ट बताती है जिन्हें उसने रिजेक्ट किया था। वह चू फैमिली की बेटी, एक मिलिट्री एल्डर की ग्रैंड डॉटर और यहाँ तक कि मियाओ क्लैन की होली मेडन तक का जिक्र करती है। हालात एस्केलेट होते देख वांग हान नर्वस होकर इंटरवीन करने की कोशिश करता है। वह अपनी बहन से कहता है कि सूची को प्रोवोक करना बंद करे, याद दिलाते हुए कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन सूची अब काफी सुन चुकी है। वह अचानक कहती है कि उनका एक्ट बंद करो। एक सिनिकल लाफ के साथ वह कहती है कि उसने उनके चाइल्डिश परफॉर्मेंस को बिल्कुल देख लिया है। वह वांग हान पर आरोप लगाती है कि डिलीवरी गाय होने के नाते वह इनसिक्योर फील करता है और उसने यह पूरा सीन बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए स्टेज किया, पावरफुल फैमिली और हाई स्टेटस फियांसेस को इन्वेंट करके। वांग हान फ्रैंटिक होकर डिनाई करता है कि यह एक्ट है, लेकिन सूची नहीं सुनती। वह कहती है कि उनका बिहेवियर बहुत इमेच्योर है और वह नहीं चाहती कि उसका बच्चा ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हो। इसके साथ ही वह डिक्लेयर करती है कि बच्चा पैदा होने के बाद ही उससे कांटेक्ट करेगी और बाहर निकल जाती है। पीछे से डेस्परेटली वांग हान उसका नाम पुकारता है जब डोर क्लोज होता है। जैसे ही वांग हान सूची के पीछे जाने की कोशिश करता है, उसकी सिस्टर यांग शार्पली कहती है कि उसे चेस मत करना। वह उसे प्लीड करता है, याद दिलाते हुए कि सूची उसके बच्चे को कैरी कर रही है। यांग उसकी चिंता को डिसमिस करती है, कहती है कि सूची माइनर फैमिली से है और बहुत नैरो माइंडेड है और कुछ दिन कूल ऑफ लेना अच्छा रहेगा। फिर वह रिवील करती है कि वह जेंगनिंग में ओल्ड मैन के मिशन पर है। क्यूरियस वांग हान पूछता है कि किस तरह का मिशन है। इसके जवाब में यांग उसे एक स्मॉल राउंड ऑब्जेक्ट देती है और बताती है कि यह एक कीपसेक है। वह कहती है कि सालों पहले चाओफोंग वैली के मास्टर ने अपना बच्चा जोंगनिंग सिटी में खो दिया था। उस बच्चे के पास सिर्फ ऐसा ही एक कीपसेक था। यांग बताती है कि वांग हान ड्रैगन है और खोई हुई लड़की फीनिक्स है और उसके साथ उसकी प्री अरेंज्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। शॉक्ड वांग हान गोल्डन ड्रैगन इंग्रेव्ड बीड लेता है और पूछता है कि जन्म से पहले बिट्रोदल का मतलब क्या है, याद दिलाते हुए कि वह पहले ही मैरिड आदमी है। उसकी सिस्टर उसकी प्रोटेस्ट इग्नोर करती है और उसके पास आती है थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन के साथ। वह पूछती है कि क्या वह ओल्ड मैन्स डायरेक्ट ऑर्डर को डिसोबे करने की हिम्मत करता है, पहले इस लड़की को ढूंढने का। इंटिमिडेटेड वांग हान जल्दी से मान जाता है और नर्वस होकर अग्री करता है कि वह लड़की को ढूंढेगा। सीन फिर शिफ्ट होता है एक मॉडर्न विला में, रात का टाइम। सूची अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर गई है। लिन शूफू उसे वेलकम करती है, कहती है कि जब तक चाहो रहो, और सूची थैंक्स कहती है। बाद में बेडरूम में दुखी सूची बेड में बैठती है और लिन से कहती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वांग हान ऐसा आदमी है। लेकिन उसकी फ्रेंड ज्यादा स्केप्टिकल है और पूछती है कि क्या सूची ने कंसिडर किया कि वांग हान बस एक्ट कर रहा था। सूची को यह आइडिया इम्पॉसिबल लगता है। वह सवाल करती है कि होली मेडन ऑफ द मियाओ क्लैन जैसी इंपॉर्टेंट लड़की सिंपल डिलीवरी गाय में क्यों इंटरेस्टेड होगी। वह कंक्लूड करती है कि वांग हान ने शायद बस किसी औरत को हायर किया होगा जो पावरफुल सिस्टर का पार्ट प्ले करे, उसे फूल करने के लिए। लिन एक अलग पर्सपेक्टिव देती है, कहती है कि अगर वांग हान की सिस्टर की बात सच है तो उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल सिंपल नहीं हो सकती। वह प्लेफुल टोन में सूची को याद दिलाती है कि बुक को कवर देखकर जज मत करो। पूछती है क्या उसने कभी पावरफुल बॉसेस को डिलीवरी मैन की तरह डिस्गाइज करते सुना है। सूची अपनी फ्रेंड की वांग हान की डिफेंस सुनकर सरप्राइज होती है और पूछती है कि वह अचानक उसके लिए क्यों बोल रही है। लिन फ्लस्टर्ड हो जाती है और जल्दी से डिनाई करती है। सूची उसे विश्वास नहीं करती और प्लेफुल होकर उसकी आर्म पकड़ती है, डिमांड करती है कि वह बताए कि वह क्या छुपा रही है। तनी हुई कॉन्वर्सेशन अचानक प्लेफुल टिकल फाइट में बदल जाती है। दोनों दोस्त हंसते हुए एक दूसरे को टिकल करते हैं। इस मजेदार पल के बाद सूची फिर सीरियस हो जाती है और लिन से पूछती है कि मिस्टीरियस बिग शॉट से मिलने का अरेंजमेंट का अपडेट क्या है।
लिनशू बताती है कि उसके दादा हाल ही में अपने फ़ोन के साथ बहुत सीक्रेट हैं, लेकिन वह प्रॉमिस करती है कि वह किसी तरह उस आदमी का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सूची के लिए हासिल कर लेगी। जैसे ही वे बात कर रही होती हैं, बेडरूम डोर पर नॉक होता है। लिन जिंगपांग खड़ा होता है और पूछता है कि वह उसके घर पर क्या कर रहा है। एक स्मग स्माइल के साथ लिन जिंगपांग बताता है कि वह वही बिग शॉट जानता है जिसके बारे में वे अभी डिस्कस कर रही थीं, और वह मिलने का अरेंजमेंट कर सकता है। सरप्राइज लिन पूछती है कि क्या सच में वह पावरफुल आदमी जानता है जिसने न्यू डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट जीतने के लिए 10 अरब खर्च किए। बेड से सुची भी पूछती है कि क्या वह सच बोल रहा है। लिन जिंगपांग कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है कि उसके दादा ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था और वह आसानी से मीटिंग अरेंज कर सकता है। अगले दिन वोंग हान अपने अपार्टमेंट की बालकनी पर खड़ा है, फ्रस्ट्रेटेड। वह सूची की स्टबर्ननेस के बारे में सोचता है, क्योंकि वह उसके कॉल्स का जवाब नहीं दे रही और उसे अपनी बात समझाने का मौका नहीं दे रही। उसकी थॉट्स तब इंटरप्ट होती हैं जब उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। वह उम्मीद करता है कि यह सूची से आया है, लेकिन डिसअपॉइंटेड होता है जब पता चलता है कि मैसेज उससे नहीं है। टेक्स्ट श्यावन जिंग का होता है, वह लड़की जिसे उसने रेस्क्यू किया था। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है, बताती है कि उसने उसका जैकेट धो दिया है और पूछती है कि वह इसे लौटाने के लिए उसका एड्रेस दे। वोंग हान कर्टली रिप्लाई करता है, कहता है कि ज़रूरत नहीं है और वह बस कपड़े फेंक दे। यह हैंडल होने के बाद वह अपनी नई मिशन पर फोकस करता है। वह गोल्डन ड्रैगन बीट पकड़े हुए सोचता है कि उस लड़की को ढूंढना कहाँ से शुरू करे। उसकी थॉट्स फिर से इंटरप्ट होती हैं जब उसे एक और फ़ोन कॉल आता है। यह उसकी सबॉर्डिनेट शावन होती है, ग्रिम न्यूज़ के साथ। उनके कॉमरेड, एक आदमी जिसे आयरन हेड कहा जाता है, डेड है। शॉकर्ड वोंग हान पूछता है कि क्या हुआ। उसकी सबॉर्डिनेट बताती है कि आयरन हेड पानी में कई लोगों को बचाने के दौरान खुद थककर ढूंढ हो गया। यह खबर वोंग हान को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया, फ्यूरियस कर देती है। इसी बीच अपने बेडरूम में शावन जिंग टॉवल में लिपटी अपने फोन को दुखी नजरों से देखती है। वोंग हान के रिप्लाई के बाद वह अलाउड सोचती है कि इसका मतलब क्या है कि वह कभी अपने रेस्क्यूअर से फिर नहीं मिलेगी। उसका पिता शाइशोंग फिर उसके कमरे में आता है और पूछता है कि वह अनहैप्पी क्यों दिख रही है। वह बताता है कि जो फैमिली के यंग मास्टर का अगले दिन बर्थडे पार्टी है और वह चाहता है कि शियावान जिंग उसकी जगह अटेंड करे। शियावान जिंग आए नन्निड होती है, लेकिन उसके पिता क्लेरिफाई करते हैं कि यह पार्टी इसलिए है कि यंग मास्टर को कुछ दिन पहले ड्राउनिंग से बचाया गया और उसका नया जीवन सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह जानकारी शावन जिंग को गुस्सा दिलाती है। वह जाने से मना कर देती है, डिस्गस्टेड कि जिसे बचाया गया उसने अपने रेस्क्यूअर को थैंक यू तक नहीं कहा और उसे स्कमबैग बुलाया। वह कंप्लेन करती है कि उसका पिता हमेशा उसे ऐसी सिचुएशंस में पुश करने की कोशिश करता है। टॉपिक बदलते हुए वह पूछता है कि क्या उसने उस डिलीवरी गाय से कांटेक्ट किया। वह कंफर्म करती है कि किया, लेकिन बताती है कि उसने अपना जैकेट वापस लेना तक नहीं चाहा। शाइशोंग डिसअपॉइंटेड नजर आता है और साइज करते हुए कहता है कि लगता है उनके बीच कोई फेडेड कनेक्शन नहीं था। तो मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले।